यार कौन सा लेक्चर है? 93। गोइंग कंसर्न IS 10 में पेज नंबर मैं ढूंढ लेता हूं, रहने दे। ओके अच्छा यार, वो ना आज एक सवाल करके आने पास पेपर का, मुझे याद पता नहीं रहे ना रहे। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, छोटा सा है डीकमीशनिंग का। ये मुझे इन पे याद करिएगा, मैं आपको बता भी दूंगा। क्वेश्चन 17 है, कौन सा है पास्ट पेपर, छोटा सा सवाल है डीकमीशनिंग का कॉस्ट। क्वेश्चन 16 पेज 281। एक चीज शायद आपको याद हो कि रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट शायद आपको याद हो, FR1 में पढ़ा था। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ये कॉन्सेप्ट भी उस सवाल में है। एक डीकमीशनिंग का सवाल है और इतना अच्छा सवाल है कि आखिरी साल में मजदूरों को पैसे भी दे रहे हैं। इसकी क्या एंट्री होगी, सोच के बताएं। आखिरी साल में मजदूरों को पैसे दे रहे हैं, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री भी उसमें जरा रिवाइज हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, पेज 253 गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? यानी शादीशुदा जोड़ा ये सोच रहा है कि अब हम गोइंग कंसर्न हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर 3 दफा। अच्छा जी, गोइंग कंसर्न का मतलब यह है कि एक एंटिटी के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि वो सोचने पे मजबूर हो गई है अब हम गो भी हो सकते हैं या नहीं, अब हम चल भी सकते हैं या नहीं। एन एंटिटी पेज 254 पे पहले यहां एग्जांपल कर लें। एक एंटिटी है जिसकी बुक्स में, पेज 254, एक एंटिटी है जिसकी बुक्स में बिल्डिंग आ रही है 70 मिलियन की और इन्वेंट्री आ रही है मिसाल के तौर पे 50 मिलियन की। और एंटिटी ने सोचा है कि अब मैं चल नहीं सकती, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं बस एक ही काम करूं, मैं अपना बिजनेस बंद कर दूं। कई जो है वो कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनका नाम होता था, फिर उनको इन द एंड बिजनेस बंद करना पड़ा। पता नहीं पुराने ज़माने में एक जमी आइसक्रीम होती थी, इस किस्म की चीज़ें होती थी, वो पोलका भी पता नहीं कोई होती थी। तो कई कंपनीज ऐसी हैं जो एक लेवल पे आके सोचती हैं कि अब हम ना कारोबार क्या करते हैं जी, बंद कर दें। तो इनके बिल्डिंग की बुक वैल्यू 70 आ रही है, इन्वेंट्री की बुक वैल्यू 50 आ रही है। बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू, यानी अगर आज इसको बेचें तो कितना दे जाएगी, 60, और इन्वेंट्री को अगर आज बेचें तो 45 दे जाएंगे। अब आप अपनी बुक्स में जो आपके एसेट्स हैं इनको किस पर ले आए, रियलाइजेबल वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, और अगर लाइबिलिटीज हों तो उसमें सोचें कितने पे सेटल होंगी, कितने पे सेटल होंगी, उसके ऊपर ले आए आप। हो सकते हैं इन्वेंट्री को तो आप वैसे भी शायद NRV पे ले आते अगर इसकी NRV कम होती 45 की, अगर गोइंग कंसर्न हिट ना भी होती। लेकिन गोइंग कंसर्न होने का क्या मतलब है और हिट होने का क्या मतलब है, ये जरा समझ लें। गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है का मतलब है ये बिजनेस रनिंग है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। और गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है, इसका मतलब है बिजनेस में क्या आ गया है, मसला आ गया है। अगर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिट हो जाए तो आपको एसेट्स को बुक वैल्यू से उठा के किस पे लाना पड़ेगा, रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो 10 रुपए का लॉस इधर आ गया, 5 रुपए का लॉस इधर आ गया। तो इन दोनों की एंट्री क्या हो गई, लॉस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट, लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये होता है एसेट्स को उठा के किस पे लाना, रियलाइजेबल वैल्यू पे लाना।
एक इसमें थोड़ी तफसील है, वो सुन लें। दिसंबर में हुकूमत ने कहा कि आप अपना कारोबार बंद कर दो, तो ईयर एंड से पहले पता चला, ईयर एंड के बाद पता चला? पहले पता चला। तो क्या हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करें इस 10 और 5 रुपए से? यस। लेकिन अगर ईयर एंड के बाद हुकूमत ने कहा कि आप अपना कारोबार बंद कर दो, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में है, डायरेक्टर्स ने ऑथराइज करनी है मार्च में, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में हुकूमत ने कहा कि आप अपना कारोबार बंद कर दो। अब 31 दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये एडजस्टमेंट हो या ना हो, और अगर एडजस्टमेंट नहीं होगी तो फिर तो इसके ऊपर एसेट आएंगे, और अगर एडजस्टमेंट हो गई तो इसके ऊपर एसेट्स आएंगे। तो अब बताएं क्या करें ऐसी सूरत में? नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये IAS 10 की एक्सेप्शन है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिट हो जाना इतना बड़ा हादसा है कि इसको डिस्क्लोज करने से भी काम नहीं चलेगा। ये इतना बड़ा हादसा है कि आप इधर आकर अपने एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पर लाएं। 31 दिसंबर को अपने एसेट्स को किस पे ले आएं? चाहे वो सर्कमस्टांसेस अरोज हुए आफ्टर, हमने तो क्या पढ़ा था, अगर एग्जिस्ट करें बैलेंस शीट डेट पे तो एडजस्ट करें, लेकिन गोइंग कंसर्न अजम्पशन हिट होना इतना बड़ा हादसा है कि आपको कोई डिस्क्लोजर की जरूरत यहां पे नहीं बनेगी, बल्कि उल्टा अगर आपकी गोइंग कंसर्न हिट हो गई है तो आप एसेट्स को ही उठा के किस पे ले आए? हाँ, डिस्क्लोजर्स भी कुछ हैं इसके, वो हम अभी देखते हैं। अच्छा, अब 3 पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। इफ एन एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न, अगर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न है, जैसे आपके सामने पेप्सी है, कोका कोला है, गोरमे है, तो ये तो गोइंग कंसर्न है। ये लोग क्या करें? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, फिर तो आप गोइंग कंसर्न पे चलाते हैं। गोइंग कंसर्न बेसिस का क्या मतलब है? आप इसी वैल्यूज पे रखें बस, 70 और 50 के ऊपर। सेकंड ऑप्शन, इफ द एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे, तो अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे, जैसे मैंने पोलका आइसक्रीम बोला लफ्ज, अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं रहे, तो फिर ऐसी सूरत में द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन, अब गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं होंगी, बल्कि किस पे आ जाएंगी? रियलाइजेबल वैल्यूज पे। ये तो तब होता ना जब गोइंग कंसर्न होता, लेकिन जब नॉट अ गोइंग कंसर्न होगा तो फिर ऐसी सूरत में 60 और 45 पे नजर आएंगे। बट इफ इट इज अ गोइंग कंसर्न, शो एट 70 एंड 50, एंड इफ इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, शो एट 60 एंड 45। तो ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस पे रखेगी एसेट्स को, और जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये इस पे रखेगी एसेट्स को। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। पहली तो बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने गोइंग कंसर्न बेस पे प्रिपेयर नहीं करना। दूसरी बात, यू मस्ट डिस्क्लोज, आपने 3 चीजें बतानी है यूजर्स को। द फैक्ट दैट इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, पहले आपने लिख के बताना है, हां हम गोइंग कंसर्न नहीं है, ये यूजर को लिख के बताएं। दूसरी बात, द रीजन वाई द एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, रीजन क्या बनी है? जी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि भाईजान ये वाली आइसक्रीम सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये बनाना बंद कर दो। द रीजन वाई वी आर नॉट गोइंग कंसर्न एंड द बेसिस यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन वैल्यूज, जिसको मैंने रियलाइजेबल वैल्यूज नाम रखा है। आप बताइए कि मैंने फिर एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे ले आया हूं, यानी अगर आज कंपनी बंद कर दी जाए तो मेरी चीजें कितने की बिकेंगी? दैट इज कॉल्ड एज लिक्विडेशन बेसिस और रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी स्मूथ चल रही है, ये तलाक हो गई है। एक दरमियान वाला सिनेरियो भी हो सकता है क्या? इफ द एंटिटी इज ए गोइंग कंसर्न, है तो गोइंग कंसर्न, बट कभी बर्तनों की आवाजें आ रही होती हैं, कभी ऊंची ऊंची चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, कभी शोर मचाने की आवाजें आ रही होती हैं, बच्चे कह रहे होते हैं हर वक्त हम ये लड़ते रहते हैं, बट देर इज अ सिग्निफिकेंट डाउट दैट इट विल बी कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। लेकिन डाउट पड़ा हुआ है कि पता नहीं कंपनी गोइंग कंसर्न रहेगी भी या नहीं रहेगी। यानी इस मौके पे पहुंच गए हैं कि बात बस खत्म होने वाली है और कंपनी बंद, वापस आ जाओ ना, कंपनी बंद होने वाली है। तो इस मौके पे बात पहुंच गई है। अब सोचना यह है कि अगर इस मोड़ पे खड़े हैं तो हम एसेट्स बुक वैल्यू पे रखें या रियलाइजेबल वैल्यू पे, ये जरा देख लेते हैं। The financial statements are prepared on going concern basis, यानी एसेट्स को किस पे रखें? बुक वैल्यूज पे।
लेकिन क्या करें, डिस्क्लोज करें। जिसको सासू सर को बता दें जो है वो खतरनाक हो चुका है। मस्ट इंक्लूड डिस्क्लोजर्स ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटीज। मसले ये चल रहे हैं, मसला ये चला था कि बच्चे को किस स्कूल में डलवाना है, बात यहां तक पहुंच गई है। मस्ट इंक्लूड द डिस्क्लोजर्स ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटीज कॉजिंग दिस डाउट। वो क्या चीजें हैं जो अनसर्टन है, जो डाउट क्रिएट कर रही हैं माइंड में कि पता नहीं हम गोइंग कंसर्न भी हैं या नहीं है, पता नहीं सरताज मेरा सरताज रहेगी वजह नहीं। तो इस सोचने पे मजबूर हो गए हम। तो अगर आप गोइंग कंसर्न है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पे प्रिपेयर करें, गोइंग कंसर्न बेसिस पे, यानी रियलाइजेबल वैल्यूज पे लाने की जरूरत नहीं है, इसी पे रखें। अगर आप नॉट अ गोइंग कंसर्न है तो आपने रियलाइजेबल वैल्यूज पे लाना है और 3 डिस्क्लोजर देने हैं, यानी ये लॉसेस भी बुक करने हैं और 3 डिस्क्लोजर देने हैं। पहला डिस्क्लोजर, आप बता दें कि आप गोइंग कंसर्न नहीं है। दूसरा डिस्क्लोजर, क्यों गोइंग कंसर्न नहीं है। और तीसरा डिस्क्लोजर, आपने बेसिस क्या यूज किए हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को पुट करने के लिए। और अगर डाउट है आपको गोइंग कंसर्न के ऊपर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गोइंग कंसर्न के ऊपर ही प्रिपेयर होंगी, लेकिन एक डिस्क्लोजर आ जाएगा कि हमें अनसर्टेनिटी है चीजों में, हो सकता है हम गोइंग कंसर्न ना रहें। अच्छा, इफ एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न तो क्या होगा। इफ एंटिटी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडजस्टेड। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस सूरत में एडजस्ट करना है, यहां सर्कल लगा के। If the entity is not a going concern, now financial statements are adjusted, even if the circumstances arose after the balance sheet date. समझ आ गई बात। चाहे बैलेंस शीट डेट के बाद ही गवर्नमेंट का अपना कारोबार बंद कर दो, फिर भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस पे ले आए, गोइंग कंसर्न पे ना लाएं, आप रियलाइजेबल वैल्यू पे ले आए। द कंपनी विल डिस्क्लोज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग देम। कंपनी डिस्क्लोज करेगी कि इनको मैंने कैसे प्रिपेयर किया। फाइनेंशियल बेसिस कौन सी हमने यूज की थी अभी, लिक्विडेशन। इनका लिक्विडेशन भी नाम है, रियलाइजेबल वैल्यू भी नाम है, ब्रेकअप वैल्यू भी नाम है इनका। अगर आज कंपनी को तोड़ दिया जाए तो चीजें कितने की बिकेंगी। फॉर एग्जांपल, ब्रेकअप वैल्यू बेसिस में भी यूज्ड। एसेट्स आर शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू एंड लायबिलिटीज आर शोन एट सेटलमेंट वैल्यू। एसेट्स रियलाइजेबल वैल्यू एंड लायबिलिटीज सेटलमेंट वैल्यू। सबर, मैं लेता हूं सवाल आपका। चलें जी, पिछले सफे पे आ जाए। एन एंटिटी शेल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। एक एंटिटी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं करेगी इफ मैनेजमेंट डिटरमिन्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट ईदर। नंबर 1, कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि हम खुद ही अपना कारोबार बंद कर दें। इट इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटिटी और इट इंटेंड्स टू सीज ट्रेडिंग, या अपनी ट्रेडिंग खत्म कर दें। और इट हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव बट टू डू सो। अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके के जुदा हो जाएं। अब हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके के कारोबार बंद कर दें। यहां पे शायद गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया होगा, या आपको कॉन्टिन्यूस लॉसेस आ रहे होंगे, कोई भी वजह बनी होगी जिसके आप इसके बाद आप कहें मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय इसके कि मैं कारोबार क्या कर दूं, बंद कर दूं। ठीक है भैया, आप लेक्चर ले लें पहले। ओके, डिटीरियोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, जिसको मैंने लॉसेस का नाम दिया है। डिटीरियोरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट में इंडिकेट अ नीड टू कंसिडर वेदर द गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट और नॉट। अगर एप्रोप्रिएट है तो फिर बुक वैल्यूज, अगर एप्रोप्रिएट नहीं है तो रियलाइजेबल वैल्यूज। Deterioration in operating results and financial position after the reporting date may indicate a need to consider whether the going concern assumption is still appropriate. If the going concern assumption is no longer appropriate, वो वाला ना आखिरी वाला, if the going concern assumption is, आखिरी वाला नहीं सॉरी दरमियान वाला, if the going concern assumption is not appropriate, अगर going concern assumption appropriate नहीं रही और अब हम going concern नहीं है, the effect is so pervasive, effect इतना ज्यादा होता है इसका, ऑडिट शायद आप पढ़े हो, परवेसिव का लफ्ज आपको पढ़ाओ। इफेक्ट इज सो परवेसिव, इतना ज्यादा इसका इफेक्ट होता है दैट स्टैंडर्ड रिक्वायर अ फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उठा के अकाउंटिंग की बेसिस ही बदल दो, बुक वैल्यूज से रियलाइजेबल वैल्यूज पे ले आओ। फंडामेंटल चेंज इन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रादर देन एन एडजस्टमेंट्स टू अमाउंट रिकॉर्डेड विद इन द ओरिजिनल बेसिस। ओरिजिनल बेसिस में कोई एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी बेसिस ही उठा के बदल दो। यानी बुक वैल्यू का कोई मॉडिफाइड वर्जन नहीं निकालना, नई वैल्यूएशन के मेथड्स निकाल दो।
ऐसे उसने कुछ चीजें लिख दी हैं, circumstances that could lead to going concern problems. Going concern problems क्यों आते हैं? Financial difficulty of a major customer, event leading to NRV of lines of inventory falling to less than cost, event leading to a crucial non-current asset falling out of use, and a change in market conditions leading to a loss, shortage of important supplies, purchases जो कर रहे हैं वो short हो गई हैं, emergence of a highly effective competitor, competitor आगे यहाँ पे भागना पड़ा है। तो कहते हैं ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप शायद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अब हम गोइंग कंसर्न, और वैसे ये चीज़ें सोचनी ही पड़ती हैं। आप बिजनेस चला रहे हैं आपको खुद ही पता चल जाता है कि भाई हम इस काबिल हो गए हैं कि अब हम किसी काबिल नहीं है। IAS 1 specify disclosures. IAS 1 specify required disclosures if the financial statements are not prepared on a going concern. IAS 1 specify नहीं करेगा, अल्लाह का शुक्र है अगर यू आर नॉट गोइंग कंसर्न ये स्पेसिफाई कर दिए हैं, ये वाला डिस्क्लोजर है ना। IAS 1 बताएगा डिस्क्लोजर इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। वो कौन से डिस्क्लोजर हैं? वो ये 3 है। तो इससे मुराद नीचे वाला A, B और C है। तो IAS 1 बताएगा कौन से डिस्क्लोजर आपने देने हैं अगर आप गोइंग कंसर्न नहीं है, और IAS 1 बता चुका है ये 3 डिस्क्लोजर आपने देने हैं। IAS 1 specify required disclosure if management is aware of material uncertainties. ये वाली आप बात करें। IAS 1 specifies disclosure if management is aware of material uncertainties relating to events or conditions that may cause significant doubt upon the entity's ability to continue as a going concern. The events or conditions requiring disclosures may arise after the reporting date. ये मसले बैलेंस शीट डेट के बाद भी अराइज हो सकते हैं, इसके भी डिस्क्लोजर कहते हैं, मैं बताऊंगा आपको, और वो बताने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, वो ये हैं। तो 3 ऑप्शन है जी। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपकी वैलिड है तो फिर तो नॉर्मल तरीके से अकाउंट्स बनाएं। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है, लिख लें इनवैलिड, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड, यहां पे लिखें गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड। अगर आपकी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है तो ऐसी सूरत में आप क्या करें? अपनी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बदल दें और दूसरा 3 डिस्क्लोजर दें। और अगर अनसर्टेनिटी है बात में, ओके मार्कर, बल्कि यहीं बना लेते हैं। इट्स ओवर, गोइंग कंसर्न इज ओवर। ये अकाउंट कभी आपने देखे प्रोविजन फॉर वारंटी का IAS 12 में? ब्रॉड डाउन 10, एक्सपेंस 12, कैश 3 रुपए, कैरी डाउन यार बता देना, टाइम में रह गया करें 19। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग का अकाउंट कभी देखे? ना ना मैंने तो नहीं दिखाया। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग स्टेटमेंट फॉर्म में देखा होगा, स्टेटमेंट फॉर्म, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग। ब्रॉड डाउन 50। इंटरेस्ट किधर डालूं? जल्दी जल्दी इंटरेस्ट की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट की एंट्री बता दे कोई। इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, क्रेडिट। अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा है और कॉस्ट मॉडल यूज होने की वजह से आपकी प्रोविजनिंग में इंक्रीज आ रही है तो एंट्री बोलें एसेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, मजदूरों ने ज्यादा पैसे मांग लिए, एसेट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, क्रेडिट। बिल फर्ज, काफी सारे एसेट्स की डीकमीशनिंग करनी है, कुछ एसेट्स इस साल डीकमीशन हो गए तो मजदूरों को पैसे दे दिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, काफी सारे एसेट्स की डीकमीशनिंग का इकट्ठा अकाउंट चल रहा हो तो आपने उनमें से कुछ मजदूरों को पैसे दे दिए, बाकी ऐसे एसेट्स हैं जो डीकमीशन होने हैं या हो गए हैं? होने हैं। जी बोलें 78। वारंटी भी अनसर्टन है, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग भी अनसर्टन है। एक और प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, प्रोविजन उसी की होती है जिसमें 3 शराइत पूरी हो रही हो। ये पॉसिबल वाली है, प्रोबेबल वाली है? प्रोबेबल वाली है, पैसे के केस हारने का हाई चांस है। इसकी जरा एंट्री बताएं प्रोविजन फॉर कोर्ट केस की।
एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और इसका कैरी डाउन। ये क्या चक्कर है, ये काउंट इतना आसान से क्यों है? हमारे खिलाफ कोर्ट केस हो गया, एंट्री बोलें एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, साल के एंड पे कितने पैसे देने हैं? अगले साल जब कोर्ट का फैसला आएगा हो सकता है 11 रुपए देने पड़े, हो सकता है 12 रुपए देने पड़े, वो जो देने पड़ेंगे वो फिर ऊपर नीचे हम कर लेंगे, वो P&L में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे बता दें अकाउंट में कितना आ रहा है? 10। आज नोट बनने लगे स्टैंडर्ड में। क्या बनने लगे? नोट। आज तक बनाया था नोट? नो नो नेवर, कभी नहीं नोट बनाया था। पहला बोले 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 प्रोविजन फॉर, बोले बोले दूसरा, आपको अब लग रहा है कि यूजर को अच्छी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, और तीसरा प्रोविजन फॉर कोर्ट केस। बनवाएं फिक्स्ड एसेट का नोट कभी बनाया था? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कुछ समझ आ रही है बात क्या हो रहा है? अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन, डन। अगली मिसाल फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यूज का मतलब होता है कैश, यानी प्रोविजन इस्तेमाल होगी ना, प्रोविजन इस्तेमाल होगी। बताएं जी, प्रोविजन फॉर 20 ओपनिंग बैलेंस 10, इंक्रीज 12, फाइनेंस कॉस्ट यूज क्लोजिंग, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग ओपनिंग 50, इंक्रीज, इसकी इंक्रीज आपको पता है एसेट में जाती है, एक्सपेंसेस में नहीं जाती। इंक्रीज कितनी? 30, इंटरेस्ट 10, यूज 12, कैरी डाउन। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, पिछले साल कोर्ट केस था, इस साल कोर्ट केस हो गया। कोर्ट केस में कोई ज्यादा देर से पैसे नहीं देने थे, इसलिए हमने कोई डिस्काउंट वगैरह करके इंटरेस्ट वगैरह नहीं कैलकुलेट किया, तो कोर्ट केस के पैसे शायद अगले साल ही दे देने हैं 1-2 महीनों के अंदर, तो इसलिए हमने कोई इंटरेस्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े। क्या कोर्ट केस के पैसे दे दिए? पेबल है अभी तक। व्हाट इज पेबल? अब यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हमारे कौन कौन से कोर्ट केसेस हैं, कौन कौन सी हमारी प्रोविजंस हैं, कौन कौन सी डीकमीशनिंग की है, वारंटी की है, एक इंफॉर्मेशन यूजर को पता चल जाएगी। नोट हेडिंग क्या देंगे? नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर IAS 37। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में हमने पढ़ा कि यूजफुल लाइफ डेटा में इस 20 साल बाद या 10 साल बाद हमने उसको रिमूव कर देना है, तो वो लाइफ को यूज़ करके हम शुरू पे आ जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन सर अगर एसेट की लाइफ और वो लाइफ चेंज हो जाए तो तब हम किसको कंसीडर करें? फिर अब एसेट की यूजफुल लाइफ लेंगे ही, वो जो एसेट की यूजफुल लाइफ है उसी वो ही। हाँ बस फिर इतनी देर से बात ही करना है ना। उस क्लास में आखिर में जो भाई बैठे हैं हाथ हिला दे, जल्दी से नोट करें आप। तो IAS 37 का नोट क्या है? टी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करना। हाँ यही समझ लो, रियलाइजेबल वैल्यू, फेयर वैल्यूज टाइप चीजें। फेयर वैल्यू यानी मार्केट में आज कितने का बिक जाएंगी चीजें। इन्वेंट्री अगर ऑलरेडी NRV पे है तो फिर शायद ये एडजस्टमेंट करनी ना पड़े। मैंने यही कहा था, इन्वेंट्री में अगर ऑलरेडी NRV पे फिर ये करनी ना पड़े, लेकिन पेपर में दे दे तो फिर आप ले आओ, चाहे NRV के नाम से लाओ चाहे रियलाइजेबल वैल्यू के नाम से लाओ, इन्वेंट्री का लॉस तो बुक करना है। आमतौर पे वही वैल्यू होगी। जो जो चीजें प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जानी है वो ऐड होंगी, और जो चीजें डेबिट साइड पे जानी है वो लेस होंगी। किसी भी अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने का तरीका ये है, उस अकाउंट की नेचर बताओ। ये तीनों अकाउंट्स की नेचर क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब है कि क्रेडिट पे वजन पड़ता है, तो क्रेडिट वाली चीजें प्लस और डेबिट वाली चीजें माइनस, तो अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में बन गए। अच्छा जी, इस केस में
हमें एक रीइंबर्समेंट भी होनी है 3 रुपए की। कोर्ट केस में हमें 3 रुपए की रीइंबर्समेंट भी होनी है। लेकिन ये जो नोट है ना स्टेटमेंट फॉर्म वाला, इसमें कुछ ना कीजिएगा इसे, क्योंकि ये प्रोविजन का अकाउंट है, रिसीवेबल्स का नहीं है, तो इसलिए इसमें एडजस्ट करने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ, अगर ये रीइंबर्समेंट होनी है तो इसकी एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, वो सॉरी रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, यही एंट्री होगी ना इसकी। तो ये जो रिसीवेबल है बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आ जाएगा और इनकम अदर इनकम में चली जाएगी। तो इसको नोट के अंदर पेपर में फिट ना कीजिएगा, ये जरा नोट कर लो। रिसीवेबल है 3 रुपए का, इसको नोट के अंदर फिट नहीं करना, क्योंकि प्योरली ये प्रोविजंस के हैं या रिसीवेबल्स के टी अकाउंट हैं, प्रोविजंस के। तो इसमें कोई रिसीवेबल अगर आ जाए तो उसमें फिट नहीं करना। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर को पता चल जाएगा कैसे, आपने एंट्री कर दी होगी रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। तो 3 रुपए को बीच में फिट नहीं करना। रीइंबर्समेंट कहां से आ सकती है? इंश्योरेंस कंपनी से आ सकती है, किसी से आ सकती है, कोई भी हमारे खिलाफ कोर्ट केस हो, इंश्योरेंस वाले हमें पैसे दे देंगे। तो रीइंबर्समेंट्स को बीच में फिट नहीं करना। अच्छा जी, नोट की दुमें बताएं। नोट की दुमें, नोट की दुमें बताएं क्या बनेगी। नोट है मिसाल के तौर पे, नोट का नाम क्या होगा? नोट नंबर 32 मिसाल के तौर पे, प्रोविजंस, ये नोट का नाम हो जाएगा, नोट नंबर 32। तो 32.1, 32.2, 32.3, इसमें वारंटी की तफसील आ जाएगी अंग्रेजी में, इधर प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की तफसील आ जाएगी अंग्रेजी में, और इधर प्रोविजन फॉर कोर्ट केस की तफसील आ जाएगी अंग्रेजी में। डन। यहां पे रीइंबर्समेंट आप बता सकते हैं। वैसे तो रीइंबर्समेंट जिसकी जनरल एंट्री करनी हो उसका डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्क्लोज करते हैं तो डिस्क्लोजर में कोई हर्ज नहीं है। जो रीइंबर्समेंट रिसीवेबल होती है वो कंटिंजेंट एसेट होती है या रिसीवेबल होती है? रिसीवेबल। तो ये रिसीवेबल है, इट इज नॉट कंटिंजेंट एसेट। तो इसकी जनरल एंट्री करनी काफी है या डिस्क्लोज भी करना है? जनरल एंट्री करनी काफी। रिसीवेबल ब्रैकेट में 31 to 32.123 में क्या लिखना है वो मैं बताता हूं। ये पास पेपर के सवालों की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? आपको खोलने की जरूरत नहीं है अभी। पास पेपर क्वेश्चन 1 है, जैसे रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? डिस्कस। पास पेपर क्वेश्चन 2 डिस्कस, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। कभी पेपर में आया ही नहीं नोट बनाने का सवाल। अल्लाह भला करे आई कैप का पेपर में नोट बनाने का सवाल ही नहीं दे रहा। लोग काफी अरसे से तरस रहे हैं कि खुदा के लिए हमें कोई नोट बनाने का सवाल भी दे दो। तुम नोट हमारे से बनवा ही नहीं रहे, हम नोट बनाने के लिए आए हैं और तुम नोट नहीं बनवा रहे हमारे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन बैंक का, पेज 302 पे, प्रिपेयर द प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज नोट या डिस्कस। हाँ भाई ने कह दिया है। तो प्रिपेयर द प्रोविजन कंटीजेंसी नोट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इंक्लूडिंग नैरेटिव कमेंट्री। वो जो दुमे हैं, इंक्लूडिंग नैरेटिव कमेंट्री। तो 2-3 मिनट लगाएं, इस सवाल को खत्म कर देते हैं। साइवाल ट्रांसफार्मर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेवरल डिवीजंस। पेज कौन से? 302। इसका सोल्यूशन मैं बस आपको दिखाऊंगा, नोट तो बनाना आ गया आपको। द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेट टू ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। A number of products are sold with a warranty. At the beginning of year, the warranty stood at 750. बनवाएं जी टी काउंट। At beginning of year, warranty stood at ओपनिंग कितना है? 750. At the beginning of year, provision stood at 750. A number of claims have been settled during the year for 400. ये क्या है? Excellent. कैश। कैश के लिए हमने लफ्ज यूज किया उधर यूज। कितना? एज एट ईयर एंड बैलेंस इज 630। एज एट ईयर एंड बैलेंस इज, अब अकाउंट तो टैली नहीं करा,
एक्सपेंस को बैलेंसिंग निकालने IAS 12 में जैसे करते थे 280, इसका नोट बना लेंगे आप 750 प्लस 280 माइनस इज इक्वल टू 630। अगला पढ़े अ ट्रांसफार्मर यूनिट, इसका नोट आपको दिखा देता हूं मैं, सिर्फ टी कौन मेरे साथ बनाता। अ ट्रांसफार्मर यूनिट सप्लाइड टू रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द ईयर। हमारा काम क्या है, साहिवाल ट्रांसफार्मर्स, ठीक है, हम ट्रांसफार्मर बेचते हैं। अ ट्रांसफार्मर यूनिट सप्लाइड टू रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द ईयर था, द हॉस्पिटल हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग्स। हम ट्रांसफार्मर बनाने का कारोबार था, लोग पापड़ बनाते हैं, हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं। द हॉस्पिटल हैज इनिशिएटेड द लीगल प्रोसीडिंग, हॉस्पिटल ने हमारे खिलाफ केस कर दिया और हमसे जुर्माना मांगा 10 मिलियन अगेंस्ट STL, हमारे खिलाफ केस कर दिया। तो द लीगल एडवाइजर सेड दैट वैल्यू ऑफ दिस क्लेम हैज बीन एस्टिमेटेड एट 9 मिलियन। क्या लेंगे, 10 लेंगे, 9 लेंगे नोट में? एक्सेलेंट, 9 लेंगे। क्यों? इसलिए कि लॉयर के ओपिनियन पे चलें या अगले ने जो मुंह खोल के मांगा है लॉयर के ओपिनियन पे। जैसे आपको फटाफटा हो जाता है, सड़क के ऊपर आप लड़ाई शुरू कर दें तो अगला बंदा मुंह खोल के कहे तूने मुझे थप्पड़ मारा, निकाल 10,000। अब साथ वाले कहेंगे यार 2-3 हज़ार दे दे, काम मत खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। तो इसका मतलब है आप मशवरा मांगते हैं ना, 10 मिलियन पे तो नहीं रहेंगे। हाँ 1 मिलियन मैंने कहा था अगर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पर डिस्क्लोज करना है वो कर दें, हो सकता है बाकी 1 मिलियन भी देना पड़ जाए, लेकिन प्रोबेबल कितना है फिलहाल 9। तो आगे ना पढ़े, अकाउंट बना दें इसका, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, जो मर्जी कर दें, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस। जी बोले, एक्सपेंस कितना 9 और कैरी डाउन 9, बन गया अकाउंट। एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। हाँ जी, इधर हाँ ठीक है, उधर मिलियन में ना। अच्छा जी आगे बढ़ें। द एक्सप्लोजन वॉज ड्यू टू फॉल्टी कंपोनेंट सप्लाइड टू STL। उत्तरी खैर, एक्सप्लोजन इस वजह से था कि उसमें फॉल्टी कंपोनेंट्स थे टू STL फॉर इंक्लूजन इन ट्रांसफार्मर। इन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमने किसी से जो चीजें खरीदी थी ना वो खराब थी। जैसे सरासिफ होंडा के खिलाफ केस कर दें और होंडा वाले जनरल टायर के खिलाफ केस कर दें कि तुम लोगों ने टायर ऐसे दिए हैं जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप कर गई, तो हमारा कसूर नहीं है इसमें। तो लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टार्टेड अगेंस्ट द सप्लायर। 3 पार्टीज आ गई या 2 पार्टीज हैं? 3 आ गई। हमारे खिलाफ किसने केस किया? हॉस्पिटल वालों ने, जिनके यहां ट्रांसफार्मर जला। हमने किसके खिलाफ केस कर दिया? जिनसे ट्रांसफार्मर बनाने के कंपोनेंट्स खरीदे थे। द एक्सप्लोजन वाज ड्यू टू फॉल्टी कंपोनेंट्स सप्लाइड टू STL फॉर इंक्लूजन इन ट्रांसफार्मर। लीगल प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट द सप्लायर। लीगल एडवाइजर से दैट, अब हमने केस करना है ना, लीगल अब पैसे आने की उम्मीद है ना। लीगल एडवाइजर से दैट STL हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द केस एंड विल रिसीव 40% ऑफ द अमाउंट दे हैव टू पे। जो आपने हॉस्पिटल को पैसे देने हैं उसके 40% पैसे इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। आपके जीतने का गुड चांस है। वैसे पैसे देने कितने हैं? 9 मिलियन, उसका 40% आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मिलने का गुड चांस है। गुड चांस, गुड चांस। यार खुदा के लिए कभी भी आपको लॉयर कह दे कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे तो इसे वर्चुअली सर्टन ना समझिएगा। लॉयर आपको सफे पे लिख के भी दे देना, आप परेशान ना हो भाईजान, आपको मस्त इतने पैसे मिल जाएंगे, लिखवा ले मेरे से। लॉयर के ऊपर आपने कभी नहीं रहना, अनलेस कि इंश्योरेंस कंपनी मान जाए या अगला बंदा मान जाए या जज साहब कह दें। लॉयर क्या है हमारा यार, लॉयर की क्या हैसियत है? अब मैंने मिसाल के तौर पे इसके खिलाफ केस कर दिया, अब मेरा लॉयर कहता है कोई परेशानी वाली बात नहीं, इससे पैसे मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। और भाईजान लॉयर अगर ना मिले तो कहते फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। मैं आपको लिख के दे देता हूं, साइन कर देता हूं, मैं वादा करता हूं आपसे मिलेंगे, आपको मिलेंगे पैसे। लॉयर की बात पे आपने कभी नहीं जाना, और लॉयर की बात जितनी मर्जी वसूख से हो, इसे कभी भी वर्चुअली सर्टन नहीं समझना। वर्चुअली सर्टन ये होता है कि अगले बंदे ने कह दिया मैंने पैसे देने हैं, या इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया पैसे पे, या जज ने आपके हक में फैसला सुना दिया, तो लॉयर की बातों में नहीं आइएगा। इसको प्रोबेबल शायद आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोबेबल की बजाय पॉसिबल भी कहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। चलिए प्रोबेबल कहने, प्रोबेबल कहते हैं, गुड चांस का लॉस उसने लिखा हुआ है, तो लॉयर के नजर में हाई चांस है पैसे मिलने का। तो इसको क्या बनाएंगे? कॉन्टिजेंट एसेट। कॉन्टिजेंट एसेट को डिस्क्लोज किया जाता है या जनरल एंट्री की जाती है?
बोलें, कॉन्टेंजेंट एसेट को डिस्क्लोज किया जाता है या जर्नल एंट्री की जाती है? डिस्क्लोज किया जाता है। तो इट विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर? अच्छा भाईजान, बेसिक थीम है स्टैंडर्ड की, पता नहीं आप कहाँ से ईद बना के आए हैं, नॉर्मल चीजें भी भूल रही हैं। आप किसी के खिलाफ केस करें और पैसे देने का हाई चांस हो और रिलायबल एस्टीमेट भी लग सकता हो और आपके ऊपर पास्ट इवेंट की वजह से ऑब्लिगेशन भी हो, इसकी हम एंट्री करते थे। आप किसी के खिलाफ केस करें, पास्ट इवेंट भी हो, पैसे देने का हाई चांस भी हो, लेकिन पैसे नहीं पता चल रहे कितने देने हैं, तो इसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बनाएंगे और डिस्क्लोज करेंगे। आप किसी के खिलाफ केस करें, सॉरी, आप किसी के खिलाफ केस करें, मेरे मुंह से बार बार निकले, हम किसी के खिलाफ केस करें, हमारे खिलाफ कोई केस करे, अगर माजरत हमारे खिलाफ कोई केस करे और पैसे देने का चांस हाई हो और पैसे देने का एस्टिमेट भी लग सकता हो और पास्ट इवेंट भी हो चुका हो, तो जर्नल एंट्री करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट। लेकिन अगर हमारे खिलाफ किसी ने केस कर दिया और पैसे देने का चांस हाई है और पास्ट में इवेंट भी हो चुका है, लेकिन पैसों का अंदाजा नहीं लग रहा, तो फिर अच्छा, नेक्स्ट। हमारे खिलाफ केस हुआ और पैसे देने का लो चांस है, तो बोले डिस्क्लोज करेंगे। हमने किसी के खिलाफ केस कर दिया और पैसे मिलना कंफर्म है। कैसे कंफर्म हो सकता है? वो बंदा मान जाए या इंश्योरेंस कंपनी मान जाए या जज कह दे, तो फिर ऐसी सूरत में पैसे मिलना वर्चुअली सर्टन है, उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। लेकिन अगर प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करेंगे एज अ कॉन्टिंजेंट एसेट, और अगर पॉसिबल है या नो चांस है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ओके, ये क्या है मेरे भाई? फिर बोले ये है कॉन्टिंजेंट। इसकी कोई जर्नल एंट्री होनी है? इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं। तो इसलिए वैसे भी प्रोविजन के बदले मैंने कहा था अगर ये मस्ट भी हो जाता मिलना, तो भी आपने इसको नोट के टी काउंट्स यानी कि जर्नल एंट्रीज में फिट नहीं करने की कोशिश करनी थी। डन। आखिरी पॉइंट पढ़ लें। नोट की दुमों की मैं बाद में बात करता हूं, टी काउंट्स अभी मैं पूरे कर रहा हूं। 31 दिसंबर 15 एसटीएल एंटर्ड इनटू, साल के आखिरी दिन, एसटीएल एंटर्ड इनटू 18 मंथ फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ कस्टमर 100 यूनिट्स पर मंथ। मैंने 31 दिसंबर 15 को किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मैं उसे 18 महीने तक, 18 महीने कौन से? 2016 के 12 महीने और 2017 के 6 महीने। मैंने उससे वादा कर लिया है कि मैं उसे 100 यूनिट्स पर मंथ सेल करूंगा। द फोरकास्ट प्रॉफिट पर यूनिट वॉज 1600। मैंने अंदाजा लगाया था कि 1600 पर यूनिट कमा लूंगा, लेकिन ड्यू टू अनफोर्सिंग कॉस्ट इंक्रीजेस एंड प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स, ईच यूनिट इज नाउ एंटिसिपेटेड टू मेक अ लॉस ऑफ 800। 1600 का सोचा था प्रॉफिट आएगा, लेकिन अब क्या सोच रहा हूं, 800 का हर एक पे क्या आएगा? लॉस आएगा। मिसाल के तौर पे मैंने सोचा था कि 3000 की चीज बनाकर 4600 की बेचूंगा। समझ आ रही है बात? 1600 वाली बात समझ आ रही है? लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं 3000 वाली चीज बनाकर 2200 में बेचूंगा। इस किस्म की कोई कहानी है? अब बता दें, क्या यह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है या नॉन कैंसिलेबल? कोई पेनल्टी वगैरह पे करके जान छूट सकती है? ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट। मैं क्योंकि फंस चुका हूं, अगर मैं कारोबार बंद भी कर दूं तो जान छुड़ा लूंगा? क्यों नहीं जान छुड़ा सकता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूं। अब आप मुझे कैलकुलेटर पकड़ के बता दें प्रोविजन कितने की बुक करूं? 18 महीने जरब, जल्दी, हर महीने कितने यूनिट्स बेचने हैं? 100। तो 18 महीने तक 100 यूनिट्स बेचने हैं। टोटल यूनिट्स कितने आ गए? 1800 यूनिट्स कितने महीनों में बेचने हैं? हर यूनिट कितना नुकसान देगा? 800। क्या इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्यूचर के हमने देखने होते हैं? याद आ रहा है ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते थे? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट में याद आ रहा है क्या करते थे?
इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल, ये कैलकुलेशन याद आ रही है? इफ आई ऑनर, इफ आई कैंसल, मुझे लग रहा है डायरेक्ट ये वाली फिगर दी है उसने ना, ये फिगर दिया है, ये फिगर दिया है, डायरेक्ट ये वाली फिगर दिया है। इफ आई ऑनर देन आई विल मेक अ लॉस ऑफ 800 पर यूनिट, बट आई कैन नॉट कैंसल, इसलिए ये वाला डेटा दिया नहीं, ना ये दिया ना ये दिया, डायरेक्ट ये वाली फिगर दे दिया। जी बता दें आप क्या करें, जल्दी जल्दी जल्दी। 18 इंटू 1440000, ओके, एंट्री बता दें। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, और तो कोई एंट्री नहीं है, बस करें टी अकाउंट बनाएं। नहीं वो कोई जरूरत नहीं, एक्सपेंस डेबिट कितना करने से तो कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं। 1440 कैरी डाउन, और एंट्री क्या हुई है 1440 की, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। अब जो इसका नोट बनेगा वो मेरे ख्याल से आपको मुझे दिखाने की जरूरत, चलें देख लेते हैं सोल्यूशन में क्या नोट बनेगी इसका। STL, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोविजंस एंड contingencies, वारंटी, लीगल क्लेम एंड ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। ओपनिंग बैलेंस 70 को बनाए, मैं अपनी किताब पे देखें। ओपनिंग बैलेंस पहले का, और दूसरा तीसरा यूज ड्यूरिंग द ईयर, इंक्रीज जो P&L में लेके गया हूं मैं फॉर द ईयर कितना, टू में बैलेंसिंग तो मैंने ऐसे लिखा है ना पेपर में, बेहतर है टी अकाउंट बना लीजिएगा, लेकिन इन दोनों के टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो आसान सी फिगर्स थी। तो इंक्रीज कितनी आई, तो एक्सपेंस डेबिट वारंटी क्रेडिट, इंक्रीज कितनी आई, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर कोर्ट केस क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, और यही क्लोजिंग भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ये ओपनिंग थे, साल के शुरू में भी केस नहीं हुआ था, ना इनको अभी तक कोई पेमेंट्स की हैं, तो जो बैलेंस एक्सपेंस में है वही सारा क्लोजिंग में आ गया, और ये टोटल कॉलम डला हुआ है। अब एक भाई पूछ रहे थे अंग्रेजी में क्या लिखना है, अब अंग्रेजी में क्या लिखना है वो देख लें। वारंटी, द कंपनी ग्रांट्स वारंटीज ऑन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गुड्स, सवाल से इंग्लिश उठा के, मेरे ख्याल से सवाल में शायद ये लाइन भी नहीं लिखी हुई, कुछ नहीं लिखी हुई थी इसलिए ये लिख दिया एज इट इज बस। लीगल क्लेम, द लीगल क्लेम प्रोविजन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम मेड बाय अ कस्टमर फॉर डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी इक्विपमेंट सप्लाइड बाय द कंपनी। कंटिंजेंट एसेट को डिस्क्लोज करना है, इसको नोट में दुम में शो करना है बिकॉज इट इज अ डिस्क्लोजर, लेकिन अब ये नहीं लिख के आना कि द एंटिटी विल डिस्क्लोज गिविंग द ब्रीफ नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, अब ये नहीं लिख के आना, अब तो अंग्रेजी लिख के आनी है प्रॉपर। क्या सवाल से उठानी है, सवाल से उठानी है, हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं, सवाल से उठानी है अंग्रेजी। सवाल में क्या लिखी है अंग्रेजी, द कंपनी इज मेकिंग अ क्लेम अगेंस्ट अ सप्लायर ऑफ कंपोनेंट्स, दीज कंपोनेंट्स लेड इन पार्ट टू द legal claims against the company for which a provision has been recorded. Legal advisor is of the view that this claim is likely to succeed and should amount to around 40% of the total damages, that is rupees 3.6। ये अमाउंट आ गई, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, और ये नेचर आ गई सारी। ये इंग्लिश थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आपने सवाल से उठा लेनी है। सवाल से क्या इंग्लिश उठाएंगे, देख लें जो लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, नहीं ठीक है। द कंटिंजेंट एसेट रिलेट्स टू फॉल्टी कंपोनेंट्स सप्लाइड टू अस बाय आवर सप्लायर, लीगल प्रोसीडिंग्स हैव बीन स्टार्टेड अगेंस्ट द सप्लायर, STL's लीगल एडवाइजर्स से दैट वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द केस। ऐसे सवाल से इंग्लिश उठा देनी है, ये नेचर हो जाएगी। और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, 9 मिलियन मिलना है या 9 मिलियन का 40%, और ये सारा मिलने की उम्मीद ही है, इसलिए हम इसका रिसीवेबल बुक नहीं करेंगे। लेकिन अगर वर्चुअली सर्टन होता तो फिर उसकी एंट्री होती और डिस्क्लोजर नहीं था। नेक्स्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ 18 मंथ्स फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज एज फॉलोज। तो ये आ गया एज इट इज को सवाल से उठा के आपने इंग्लिश लिख देनी है। तो ये किसका नोट बन गया जी, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज का। इसमें क्या चीज नोट के फेस पर नहीं डालनी, नहीं। अब जरा मैं तफसील से आपसे पूछने लगा हूं,
एक है नोट का मुंह टी काउंट स्टेटमेंट फॉर्म में, एक है नोट की दुम। क्या क्या चीजें नोट के मुंह पे डालनी है और क्या क्या चीजें नोट की दुम में डालनी है, अब सुनते रहने आपसे मेरे से। प्रोविजन नोट के मुंह पे डालनी है, अभी वारंटी की डाली है, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की डाली है, उसको डिस्क्लोज भी करने हैं, दुम में भी शो करना है। वारंटी वाला शो किया, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट वाला शो किया। आगे चलें। कंटिंजेंट लायबिलिटीज अगर आ जाए पेपर में, इस सवाल में तो नहीं थी, नोट के मुंह पे डालने प्रोविजन के टी अकाउंट में नहीं, सिर्फ दुम में डालना है। और अगर ये हो नो डिस्क्लोजर नो जर्नल एंट्री, डन हो गया। आप समझ आ रहे हैं नोट में क्या कहना है। अगर एसेट मिलना वर्चुअली सर्टन है तो नोट के मुंह पे नहीं डालना, ना दुम में डालने ना दुम में डालने, क्योंकि इसकी सिर्फ क्या होती है, इसका डिस्क्लोजर नहीं होता। तो अगर वर्चुअली सर्टन हो, ना यहां डालने ना यहां डालने, बल्कि सवाल में इग्नोर कर देना। बताना वो बताइएगा ये वर्चुअली सर्टन है, लेकिन कम से कम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बन सकता। ये कहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चला गया होगा, जर्नल एंट्री में, और वो हमसे क्या मांग रहा है, नोट। नोट में तो ये जाता नहीं, इसकी सिर्फ क्या होती है, जर्नल एंट्री। अच्छा जी, और अगर केस हमने कर दिया है और पैसे मिलने का लो चांस है तो इसकी एंट्री तो होनी नहीं, हो भी एंट्री तो मैंने क्या इधर नहीं डालनी आपने कभी भी। तो इसका सिर्फ क्या करना है, वो लगा शुक्र है जहां हुआ है हमें नजर आ रहा है। और इन द एंड ये वाला जो है, अगर पेपर में ये आ जाए नोट बनाते हुए, क्या करना है, ऊपर भी नहीं डालना। क्यों, क्योंकि ऊपर डालने की जरूरत ही नहीं, यूजर को जर्नल एंट्री करके नहीं देनी। और नीचे क्यों नहीं डालना, क्योंकि डिस्क्लोज भी नहीं करना। समझ आ गया। रिपीट करें दोबारा सारा। जो प्रोविजन होगी उसका क्या करना है, प्रोविजन का क्या करना है, मुंह पे भी डालना है, दुम पे भी। कॉन्टेंजेंट कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी सिर्फ डिस्क्लोज, और इसका अलग कुछ भी नहीं, ना मुंह पे ना दुम पे जी। इसका एंट्री करनी है, लेकिन अगर नोट मांगे तो फिर इसको कहीं भी शो नहीं करना। और इनफ्लो इज प्रोबेबल, कॉन्टेंजेंट ऐसे को डिस्क्लोज कर देना, एंड इन द एंड उसका कुछ भी नहीं करना। आज कितनी चीजें होगी हमारी, दो चीजें होगी। एक तो हमने नोट बनाना सीखा है और दूसरा गोइंग कंसर्न की बात होगी। आज की तीसरी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं ना तरतीब से आपको एंड पे बता दूंगा हम क्या क्या कर रहे हैं। वारंटीज निकाल लें। वारंटीज कहाँ छुपी हुई हैं, किसी को याद आ रहा है वारंटीज थी, पेज नंबर 232 233। पेज 233। I need your any attention. कौन सा पेज है, चार इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। आपने मुझे चारों में बताना है कि रिटेलर की लाइबिलिटी बुक करेगा या नहीं बुक करेगा। व्हाट अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिटेलर। हम किसके अकाउंटेंट हैं, रिटेलर के। एज्यूमिंग एस्टीमेट ऑफ प्रोविजन इज ₹10 million अंडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। ये समझ लें कोई वारंटी की प्रोविजन है। रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, सिनेरियो नंबर 1, रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर।
नंबर 1 सिनेरियो है जी मोहतरम। सिनेरियो नंबर 1 में क्या है, रिटेलर किसकी तरफ लाइबल फील करे अपने आप को, ये कौन सा सिनेरियो हो गया, सिनेरियो नंबर 1। इसमें बता दें रिटेलर कहता है भाईजान तुझे इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए ये मोबाइल आईफोन है या सैमसंग है या ये ओप्पो है, तुझे इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए, बस तू मेरे पास आई, मैं तुझे मोबाइल सही करा के दे दूंगा, तू रिलैक्स रह बस। वारंटी कार्ड किसने अपने नाम का दिया, रिटेलर ने। रिटेलर कहता है यार हमारा नाम है, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैन्युफैक्चरर के पास जाने की जरूरत नहीं, तो मेरे पास आया कर, मोबाइल सही करा के चला जाया कर बस। और रिटेलर का पास के बेस पे अंदाजा है कि 10 मिलियन के मोबाइल सही होने के लिए आएंगे। बता दें जी रिटेलर की बुक्स में मैं एंट्रीज करने लगा हूं, रिटेलर की बुक्स में कितनी प्रोविजन बुक करूं, 10 मिलियन की एंट्री, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, एंट्रीज बाद में करवा दूंगा, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। दूसरा सिनेरियो पढ़ें, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। मेरे ख्याल से तुमने रिटेलर को लिफ्ट ही नहीं कराई। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, मैन्युफैक्चरर कहते हैं कस्टमर इधर आ, बस वारंटी मेरी है। यानी कि शायद रिटेलर की दुकान पे जब आप जाएंगे तो रिटेलर कहेंगे वारंटी कार्ड, वो कहेगा भाईजान वो कार्ड जो है ना इसी मोबाइल के डब्बे के अंदर होगा, कार्ड गुड मैंने कोई नहीं देना, और जो बिल बना के देगा उस पर लिखेगा नो वारंटी फ्रॉम माई साइड, मेरी साइड से कोई वारंटी नहीं है। आप डब्बा निकालेंगे, डब्बा निकाल के उसके अंदर से कार्ड निकालेंगे, कार्ड निकाल के मैन्युफैक्चरर को अपना नाम पता वगैरह और डेट ऑफ परचेज लिख के भेज देंगे, और मैन्युफैक्चरर को कहेंगे अगर चीज़ खराब हुई तो तेरी जिम्मेदारी है। मैन्युफैक्चरर कहेगा ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अंदर कार्ड डाला हुआ है। तो अब रिटेलर जिम्मेदार है या मैन्युफैक्चरर, रिटेलर डू नॉट प्रोवाइड एनी वारंटी। डायग्राम मैंने सही बनाई है। सिनेरियो 2 में कौन किसकी तरफ लाइबल फील कर रहा है, मुझे बताएं मैं किसकी बुक्स में सवाल सॉल्व कर रहा हूं, रिटेलर की बुक्स में। रिटेलर की बुक्स में मुझे बताएं कितनी लाइबिलिटी बुक करूं, एक्सेलेंट। प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ रिटेलर बिकॉज हु इज लाइबल। तीसरा ट्राई करें एरो शेरो बना के ना, भाई पहली रो में रिलैक्स होकर नहीं बैठना, आगे करो हाथ, चलो शुक्रिया जी। तीसरा सिनेरियो ट्राई करें, भाई कह रहे हैं रिटेलर जीरो लाइबिलिटी बुक करे, सोच के बोले रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर। कोई और पेन पकड़ लेते हैं, रिटेलर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, रिटेलर ने कस्टमर को पैसे देने हैं, एंड रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम, ये मैं अमाउंट्स नहीं लिख रहा, मैं सिनेरियो का नंबर लिख रहा हूं, एंड रिकवर फुल कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। गलत बोला था, जिसने बोला था प्रोविजन जीरो है, पेपर में उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक मिनट सबर सबर। वेयर सम और ऑल ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल अ प्रोविजन is expected to be reimbursed by another party, the reimbursement shall be recorded when and only when it is virtually certain that reimbursement will be received। तीन पार्टीज आ गई थी सवाल में, तीन पार्टीज आ गई थी सवाल में। The reimbursement of 10 shall be treated as a separate asset। reimbursement separate asset होगा, provision separate liability होगी 10 रुपए की। However in P&L both can be shown as a net, दोनों को नेट करके शो किया जा सकता है। मुझे कैसे पता चला reimbursement है, तीन पार्टीज आ गई ना, हमारे खिलाफ कौन आएगा, कस्टमर, और फिर हम किससे पैसे मांगेंगे, तो तीन पार्टीज आ गई, तो कौन सा वाला सिनेरियो, रीइंबर्समेंट वाला। तो प्रोविजन पूरे 10 पे बुक होगी, रिसीवेबल भी पूरे 10 पे बुक होगा। कहां से पता चले वर्चुअली सर्टन, ये तो बताएं मुझे आप, कहां से पता चल रहा है वर्चुअली सर्टन, कौन सा पेज है ये। एंड रिकवर कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर, रिकवर मींस कि एक नॉर्म है और चलती आ रही है, और अल्लाह का शुक्र है रिकवर होगा भी, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ इट इज लो चांस की रिकवरी होगी, रिकवर का मतलब रिकवर करेगा, जान लेगा उसकी। तो बता दीजिए तीसरे सिनेरियो में क्या होगा, रिटेलर की बुक्स, रिटेलर की बुक्स, खुदा के लिए ये ना तैयार, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर का सवाल नहीं करा रहा आपको, रिटेलर कितनी लायबिलिटी बुक करेगा, 10 की। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम, रिसीवेबल कितना बुक करेगा, 10 का। हाउएवर इन द P&L इट मे बी शोन नेट, P&L में नेट कर सकते हैं। क्लियर, आखिरी ट्राई करें, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू
कस्टमर, मैन्युफैक्चरर कस्टमर को वारंटी दे रहा है। बारों बार ही गेम चल रही है ये तो, कोई भाई ये बारों बार गेम चल रही है। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर, सिनेरियो नंबर 4। लेकिन एंड रिकवर 60% फ्रॉम, और फिर कितना रिटेलर से रिकवर कर लेगा? 60%। रिटेलर, ये मैं एरो शो कर रहा हूं कि रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर को पैसे देने हैं, तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर को कितने पैसे देगा? सिनेरियो 4 में 60%। अब आप बता दें हम प्रोविजन कितने की बुक करें? हाँ, ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इससे मुझे कंसर्न नहीं है, क्योंकि ये लाइन किस और किसके दरमियान है? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के दरमियान। मुझे कौन सी लाइन ढूंढनी है? जो रिटेलर से निकल रही है, बस वो वाली लाइन ढूंढनी है। तो रिटेलर बता दें लाइबिलिटी कितने पे बुक करें? 10 इंटू 6, खत्म हुआ। नोट कर लें, रिटेलर बुक्स पानी डालो। जी भाई पूछें सवाल। अच्छा, वो एनएक्स से खेल रहे हैं उस क्लास में सेट। अच्छा, मैंने समझा आप सवाल पूछने लगे हैं। जी मुझे इशारे समझ नहीं आ रहे, कुछ कहना तो नहीं जा रहे। चलें ठीक है। अब उधर से कह रहे होंगे अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। ओके, पास्ट पेपर का क्वेश्चन ट्राई करें, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है या 2 है, देखें। SL और OL, पता नहीं, पेज नंबर बताएं। SL और OL लिखा हुआ है, ओवल पेज 274 पे एडजस्टमेंट नंबर 1 कर दें जी। पेज 274 पे एडजस्टमेंट नंबर 1 यहाँ पे लिख लें। पहले यहाँ पे लिख लें सफ़ा नंबर, दोबारा इधर से उधर जाके लिंक हो जाए बात। पेज 274 पे क्वेश्चन नंबर, पेज 274 पे क्वेश्चन नंबर 3 की एडजस्टमेंट नंबर 1 इसी जैसी है पास्ट पेपर में। ये कौन सा पेज है? ये पेज है 233। इसमें ना एक नया कॉन्सेप्ट भी है जो मैंने आपको दिया है सवाल, लेकिन वो नया कॉन्सेप्ट अभी हम इग्नोर करके सवाल सॉल्व करेंगे। पॉइंट 1 यार, पेज नंबर 274 देखिएगा इधर सारे। ये मैं पट्टी लगा रहा हूँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है बीच में, ये मैं आपको खुद सोचने के लिए दूंगा। फिलहाल इसके अलावा इंशाल्लाह सारा सवाल हो जाएगा। ओवर लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इक्विपमेंट। तो ओवर लिमिटेड समझ लें बिलावल है, बिलावल ने कंपनी बनाई हुई है ओवर लिमिटेड। ओवर लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। ओवर लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बिलावल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करे 31 दिसंबर 18 की। फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। फॉलोइंग मैटर्स अंडर कंसिडरेशन है। बिलावल बेचता है बीपी ऑपरेटर्स, बीपी ऑपरेटर्स और शुगर चेक करने वाला ऑपरेटर्स। बिलावल बेचता है बीपी ऑपरेटर्स और शुगर चेक करने वाला ऑपरेटर्स 1 साल की वारंटी देके, 1 साल की वारंटी देके। दीज यूनिट्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर इन जापान। अपने समझने के लिए, जापान में कोई बंदा है उससे यह खरीदता है। द डिटेल्स आर एज अंडर, जिसकी डिटेल ये है। अब हुआ ये होगा, पूरी बात अगर मैं कहानी सुनूं। एक बंदा है बिलावल जो पाकिस्तान में रहता है, डॉक्टर्स हॉस्पिटल वालों को बीपी ऑपरेटर्स की और शुगर टेस्ट करने वाली डिवाइस की जरूरत थी, तो ये जापान से मंगवा नहीं सकते थे। बिलावल का एक लेवल है,
तो बिलावल ने कहा जापान से मैं जापान से खरीदूंगा और फिर आपको बेचूंगा। तो बाहर वाला बंदा जापान वाला होगा, वो क्या करेगा, वो तो A1 और B1 चीजें बनाता होगा, वो बना के बिलावल को बेचेगा। हम फिलहाल बिलावल हैं सवाल में, और बिलावल किसको बेचेगा आगे, हॉस्पिटल वालों को या कस्टमर्स को या कोई दुकानों वालों को बेचेगा। द डिटेल्स ऑफ वारंटी आर एज फॉलोस। A1, अब इसमें वो हम बना लेते हैं ना पहले, हम कौन है, OL या बिलावल, जैसे भी आप समझें, हम हैं OL और हमारे सप्लायर का नाम क्या है, वो किस साइड पे बनाऊं सप्लायर, मेरे ख्याल से हम उसके खिलाफ केस करेंगे ना, तो जो हमारे खिलाफ केस करते हैं आपको याद है, उसको हम इधर बनाते होते हैं, और जिसके खिलाफ हम केस करते हैं उसे हम इधर बनाते होते हैं। यानी कि इनकी तरफ हम लायबल फील करते हैं और इनसे एंटाइटल्ड फील करते हैं। सारी डायग्राम्स में पहले दिन से मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूं, शायद आज आपको भी पता चल गया हो। अच्छा, तो OL हो गया, इधर इधर क्या बनाऊं, SL, और इधर मेरे क्या होंगे, कस्टमर। जैसे मोबाइल वाली मिसाल में हम थे रिटेलर और इधर था नोकिया वाले और इधर थे कस्टमर। OL डील्स इन मेडिसिन, हम डीलर हैं, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम तो सिर्फ डीलर हैं, चीजें खरीदेंगे किसी मैन्युफैक्चरर से और आगे किसको बेच देंगे, कस्टमर। हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, कोई मेडिसिन की दुकानें भी हो सकती हैं हमारे कस्टमर्स, या इंडिविजुअल लोग भी कस्टमर्स हो सकते हैं हमारे। तो वी आर डीलर। डीलर का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से चीजें खरीदेगा और कस्टमर को बेचेगा बल्क क्वांटिटी में। डीलर बल्क क्वांटिटी में चीजें खरीदता है। तो OL लिमिटेड डील्स इन मशीन्स, मेडिसिन एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। OL is in the process of finalizing its financial statements for year ending 31 December 18. Following matters are under consideration. OL sells instruments A1 and B1 with a 1-year warranty. These units are purchased from SL. ये खरीदे किससे जाते हैं? The details are as follows. SL provide warranty. समझ आ रही डायग्राम? SL provide warranty. हम नहीं, बिलावल की कोई जिम्मेदारी नहीं। SL provide warranty to the customers. Obviously, SL provide warranty to the customer. डायग्राम कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी, ऐसे नहीं बनानी पड़ेगी। SL provides warranty to the customer and recover 50% from, और 50% किससे रिकवर कर लेते, यानी सही करके देगा मैन्युफैक्चरर चीज और बाद में पैसे किससे ले लेगा, सारे या थोड़े थोड़े, 50%। डन। अब क्या सोल्यूशन होगा A1 का, ये A1 है B1 है, A1 है, बोलें एक्सेलेंट। प्रोविजन बुक होगी कितने %, 50%। ऑन 31 दिसंबर 18 इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 million वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर फॉर प्रोवाइडिंग वारंटी सर्विस ऑफ A1। अगले साल A1 की वारंटी कॉस्ट मेरी कितनी बनेगी, 4 million। क्या मैं 4 million की लाइबिलिटी बुक करूं, ये क्या मतलब है, अगले साल की लाइबिलिटी बुक होती है ना। बिक किस साल गई होंगी, बिक किस साल गई होंगी, पास्ट इवेंट हो गया बिकना, और बिकना पास्ट इवेंट हो गया, और अगले साल रिपेयर के लिए आना जो है उसके लिए हम आज खड़े होकर क्या फील करेंगे, लाइबल फील करेंगे। तो बता दें 4 million के 4 का 50%, 4 का 50% कितना, 2 million। इसकी मैं प्रोविजन बुक कर लूं, एक लाइन छोड़ दीजिएगा। अब मैं मूव करूं B1 की तरफ। यार ऐसे ही आपको मैं तंग करने के लिए पूछ रहा हूं कि वैसे SL की किताबों में क्या होगा, वो तो सवाल नहीं है। वैसे SL की किताबों में क्या होगा, वो 4 की प्रोविजन बुक करेगा और 2 की रीइंबर्समेंट रिसीवेबल बुक करेगा। समझ आई बात, दिमाग खुल गया, ज्यादा तो नहीं खुला। तो SL क्या करेगा, बोलें दोबारा सुन लें। SL क्या करेगा, SL 4 की लायबिलिटी करेगा और 2 का रिसीवेबल। लेकिन हम तो किसका सवाल सॉल्व कर रहे हैं, बिलावल का, OL का। तो OL क्या करे, सिर्फ 2 की प्रोविजन बुक करे। चलिए नया पॉइंट है, कर ही लेते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये क्या करें यार इसका, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया अभी पिछले 4 एग्जांपल्स में। हाउएवर इन केस SL डिफॉल्ट, ऐसा हो सकता है कि कस्टमर SL को अप्रोच करे और SL के चल लो मेरा वारंटी कार्ड, भाग इधर से, आजा फिर जापान से ही कराने।
कई कई लोग वादा करके मुकर जाते हैं ना। तो however इन केस एसएल डिफॉल्ट, वैसे करेगा तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, आम हालात में तो हम ये ज्यूम करेंगे नहीं करेगा। इन केस एसएल डिफॉल्ट, अगर खुदा ना खासा एसएल ने डिफॉल्ट कर दिया तो द वारंटी सर्विसेज हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय ओएल, फिर ओएल को ही सही करके देना पड़ेगा। आप बता दें ओएल की किताबों में हमने लाइबिलिटी कितनी बुक कर लिया, मैक्सिमम कितना इसको सही करा के देना पड़ सकता है, 4, उसमें से कितनी की लाइबिलिटी बुक कर ली, बाकी 2 की लाइबिलिटी बुक करें या एक चांस है कि वो भी हमारे ऊपर आ सकती है, तो इसको तो बजाहिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी होना चाहिए या प्रोविजन होना चाहिए, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और ये डिस्क्लोज होनी चाहिए या ये जनरल एंट्री होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये बना कि असूली तौर पे तो तुम जिम्मेदार हो, लेकिन अगर तुम जिम्मेदारी ना निभाई तो मैं जिम्मेदार हूं, तो इसकी कौन सी लाइबिलिटी शो करें, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। हाँ उसने की होगी, वो इस सिनेरियो में ना सोचो कि उसने डिफॉल्ट करना है, बाय डिफॉल्ट हम ये ज्यूम करेंगे वो डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ हमारी बात बताओ कि हमारे दिल में डर क्या है, वो डिफॉल्ट कर सकता है या कर दिया है, कर सकता है, तो फिर तो मेरे ख्याल से एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर दें, डिस्क्लोज कर दें। कितना, पूरा या बाकी 2, 2 की तो हमने लाइबिलिटी बुक कर ली ना, तो बाकी 2 को क्या कर देंगे, डिस्क्लोज एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। चलें जी आगे, अगला तो आसान है, अगला तो ज्यादा आसान है, क्या करना है जी, ओएल प्रोवाइड्स वारंटी टू कस्टमर, मैं ग्रीन मार्कर पकड़ लेता हूं, ओएल प्रोवाइड वारंटी टू कस्टमर एंड रिकवर्स एंटायर कॉस्ट फ्रॉम एसएल। आप बता दें क्या होगा, आप बोले नहीं बोले, प्रोविजन 4 रुपए की नहीं, 4 रुपए की नहीं, 7 रुपए की, प्रोविजन 7 की बुक करें, एंड विल रिकवर एंटायर कॉस्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। रिसीवेबल कितने का, 7। चलें जी, there is a present obligation due to past event, which in this case is sale of A1, sale A1 से शुरू करें, sale of A1, and the outflow is probable and the reliable estimate can be made. Therefore, a provision of rupees 2 million will be made by OL, या will be recorded by OL towards SL. However, in case of default of SL, the OL will be liable for full cost. Therefore, a contingent liability should be disclosed amounting to rupees for the remaining claim. Total claim तो 4 का था ना, उसमें से कितना बच गया, 2, और इसकी B2 की क्या अंग्रेजी लिख के आएंगे, इसमें तो 2 पार्टीज थी सिर्फ, OL और SL थी ना, तो 3 पार्टीज तो थी नहीं, OL और SL थी बस, इसलिए इसमें तो मैंने सिंपल सी बात लिख दी, लेकिन अब 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी, ये ग्रीन डायग्राम देखें ना, ये देखें एरो एक दफा OL से निकल रहा है, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व है ना, और इधर देखें एरो 2 दफा आ रहा है, तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। अब दोनों बातें लिख के आएंगे, वो सारी बात लिखेंगे और 7 मिलियन के बारे में प्रोविजन का रूल लिखेंगे, एंड हाउएवर a receivable will also be booked in respect of cost recoverable from manufacturer. However, the reimbursement will be shown as a separate asset. However, in the statement of comprehensive income, the receivable may be shown net of provision. ये provision may be shown net of receivable. ये जरा देखें अंग्रेजी आई के अपने इसी तरह की लिखी हुई है, कौन सा सवाल है, As on 31 December 18, OL should record a provision for warranty services to be provided as there is a present obligation as a result of past event. The amount of provision should be 2 million in respect of A1 as OL is liable to SL for 50% of cost of service, and 7 million in respect of B1 as OL is responsible to customer for providing the. इसने दोनों को मिक्स कर दिया है, मैंने दोनों को अलग-अलग लिखवाया और पेपर में भी अलग-अलग लिखिएगा।
However, since OL is responsible for warranty services of A1, if SL defaults, ये सवाल से अंग्रेजी उठा लेंगे. So OL should disclose a contingent liability giving brief nature of event and estimate of further reimbursement from SL in respect of B1 are virtually certain. So OL should record a separate asset in statement of comprehensive income provision may be presented net of. ये बातें कब लिख के आनी होती हैं? सेपरेट एसेट प्रोविजन में बी शोन नेट ऑफ, वो जब 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाए. डन. तंग करूं पे आया था पहले, क्या कह रहे हैं? पहले कौन बोले? हाउ डे. अच्छा जी, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 में. मैंने नहीं बुलाया सीए करने के लिए. अच्छा, अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 में वापस. माइका लाल, मुझे प्रोविजन फॉर वारंटी का नोट बना के दे सकते हैं? बताएं 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 बताएं, जल्दी बताएं. ओपनिंग 0, गुड, एक्सेलेंट. इंक्रीज, एक्सेलेंट. यार एंट्रीज करवा देना, एंट्रीज करवा दें. एंट्रीज मैंने कहा था करनी है, मुझे बता दीजिएगा. 2 रुपए की एंट्री बताएं. एक्सपेंस, डेबिट, प्रोविजन, क्रेडिट. इसकी कोई एंट्री नहीं. इसकी एंट्री एक्सपेंस, डेबिट, प्रोविजन. इसकी एंट्री रिसीवेबल, डेबिट और इनकम, क्रेडिट. लेकिन मैंने कहा था इस 7 रुपए को आपने नोट में कहीं फिट नहीं करना. तो आप बता दें इंक्रीज कितने से? पेमेंट अगले साल होनी है. वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर. वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर. पेमेंट 0, क्लोजिंग. ये नोट बन गया. तो अगर खुदा ना खास्ता ये सवाल नोट बनाने की फॉर्म में आ जाता तो हमने इधर कितने रुपए शो करने थे? 9 रुपए. 7 जमा 2 प्रोविजन फॉर वारंटी स्टेटमेंट फॉर्म में. जल्दी करें. जनरल एंट्री क्या बनी 9 रुपए की? एक्सपेंस, डेबिट और 7 रुपए की रिसीवेबल, डेबिट, इनकम, क्रेडिट. और 2 रुपए की नो जनरल एंट्री. दुम में क्या बताएंगे? दुम में क्या बताएंगे? A1 और A2 की डिटेल बता देंगे जो भी सवाल के अंदर है. प्रोविजन की डिटेल बता देंगे. इसका तो डिस्क्लोज करेंगे. However, if SL, वही वाली अंग्रेजी सवाल वाली. However, if SL default, then a contingent liability will be disclosed लिख के आएंगे? नहीं. हेडिंग क्या देंगे? contingent liability. और फिर लिख के आएंगे in case our manufacturer will default, we are liable towards customer. So a contingent liability of ₹2 will appear. contingent liability कितने की आएगी? 2 की. क्लियर हो गया? और इस रिसीवेबल का फिर लिफ्ट नहीं कराएंगे. मैंने आपको कहा था रिसीवेबल को ना आप नोट के मुंह पे फिट कराएंगे ना कोई दुम में, क्योंकि इसकी एंट्री होती है, डिस्क्लोजर भी होता है. सिर्फ एंट्री होती है. चलें जी, ऑलमोस्ट आखिरी कॉन्सेप्ट. आज हम ऐसा करेंगे, इसका लेक्चर पार्ट बी भी करेंगे. कोई 20-25 मिनट, आधा घंटा कुछ पास्ट पेपर 1-2 आज कर लेंगे. उसके बाद कल से हम IFRS 9 शुरू करेंगे और 4 से 5 दिन हमारे IFRS 9 में लगेंगे. लेकिन सैटरडे को उसी तरह दोपहर के बाद आपको किस टाइम बुला लिया जाएगा और 2-2.5 घंटे लगा के जितने भी बाकी पास्ट पेपर रह गए हैं वो कर लेंगे. अब पास्ट पेपर तो रिवीजन ही है, वो जितनी मर्जी कर लोगे आपको फ़ायदा होगा. तो वो बेहतर है कि आपके आखिरी दिनों के लिए छोड़े जाएँ. हम साथ साथ ये भी कर लेंगे. तो ये कोई आखिरी कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड का, इसको ज़रा नज़र मार लें.
आ जाना भाई, पढ़ें जी पहली लाइन। टीचर ने आपको खुशखबरी सुनाई आगे। टीचर लाहौर में है। टीचर सेड दैट देयर इज 85% चांस दैट आई विल गो टू कराची। आपको क्या लग रहा है, जाएगा नहीं जाएगा? जाएंगे या नहीं जाएंगे? सॉरी, चपेट मारो, नहीं जाएंगे। हद नहीं, तो फजूल बात है ना, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि आपकी बात। अच्छा जी बताएं जी, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। टीचर ने कह दिया देयर इज 85% चांस दैट आई विल गो टू कराची। हाई चांस, लो चांस? इसका कंक्लूजन बताएं, आपने क्या निकाला है? टीचर विल वेस्ट माई वन डे, ये निकाला ना कंक्लूजन। टीचर विल गो, इसका कंक्लूजन क्या निकला? टीचर विल। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अगला सवाल। इफ आई गो, और फिर अगले टीचर ने कहा इफ आई गो, तो ये टीचर ने अंदर की बात कर रहा है, हालांकि टीचर को ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए क्लास में। इफ आई गो तो देयर इज अ 60% प्रोबेबिलिटी दैट फेयर वुड बी 15,000, यानी 60% चांस है कि मैं जहाज के जरिए जाऊंगा, ठीक है, तो जहाज का किराया 15,000 है। एंड देयर इज अ 40% प्रोबेबिलिटी दैट फेयर वुड बी 5,000, और अगर मैं ट्रेन पे गया तो फिर किराया 5,000 होगा। तो 60% चांस है कि मुझे 15,000 खर्चना पड़ेगा, और 40% चांस है कि मुझे 5,000 खर्चना पड़ेगा। जी टीचर अगर लाइबिलिटी फील करे तो कितने की करे? 15,000 वाले हाथ खड़ा करें कि 15,000 नहीं, डिस्क्लोज अभी रहने दो, अभी ना IAS 37 से जरा थोड़ी देर बाहर आके बात करो। डिस्क्लोज तो करना नहीं, ये अगर आप IAS 37 की बात करो तो मैंने तो एंट्री करानी है, क्योंकि टीचर ने जाना ही जाना है, हाई चांस है। अच्छा, मैं इस वक्त अमाउंट का फटा डाल रहा हूं। ये जो पहली वाली डिस्कशन है ना, पहली वाली डिस्कशन, ये जो है ना पहली वाली डिस्कशन, वो शायद इसके ऊपर है कि प्रोबेबल है आउटफ्लो या नहीं, यानी जाना भी है या नहीं जाना। अगली डिस्कशन मेरी इस वक्त हो रही है रिलायबल एस्टिमेट। आपने जो भी मुझे कमेंट करके दिया ना, वो सिर्फ आपने मुझे करके दिया टीचर का जाना है प्रोबेबल है, पॉसिबल है या रिमोट है। मैं अगली बात की तरफ अब लेके चला गया हूं, जाएगा तो कितने पैसे अरेंज करे। तो ये दोनों बातों को प्लीज डू नॉट मिक्स अप, बोथ परसेंटेजेस आर नॉट टू बी मिक्सड अप। ये 60-40 जो है केस हारने जीतने वाली नहीं है, केस हारने जीतने वाली नहीं है। शायद मैं IAS 37 की तरफ जा रहा हूं थोड़ी थोड़ी बातें करके। ये 60-40 केस हारने जीतने वाली नहीं है, ये 85 शायद केस हारने जीतने वाली है। तो पहला सवाल ये होगा, केस हारेंगे या जीतेंगे, या टीचर जाएगा नहीं जाएगा, वो बता दें, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। वाई? 85% मीन्स प्रोबेबल। नाउ माय क्वेश्चन इज रिलायबल एस्टीमेट। तो यहां पे मैं आपसे पूछ रहा था कि प्रोबेबल है या पॉसिबल है? बोले तीसरी ऑप्शन है, या प्रोबेबल है या पॉसिबल है या रिमोट है। तो आपने 85% पढ़ के बता दिया था कि ये प्रोबेबल है, टीचर विल गो। अब मैं कुछ और पूछ रहा हूं आपसे। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? रिलायबल एस्टीमेट जरा मुझे लगा के दें कि कितने पैसे अरेंज करूं। हिम्मत जल्दी। 11,000 वाले कौन है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, 15,000 वाले कौन है? 5,000 वाले कौन है? अच्छा, इसके ना दो तरीके हैं कैलकुलेशन के, दो तरीके हैं कैलकुलेशन के। एक तरीका है मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली क्या है वैसे? मोस्ट लाइकली, एक्सेलेंट। एक ऑप्शन ये है कि आप 15,000 की लाइबिलिटी बुक कर लें, टीचरों के 15,000 अरेंज करके रखें, ठीक है। एक तरीका है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। एक्सपेक्टेड वैल्यूज, ये तरीका इनकरेज नहीं किया जाता, ये तरीका नहीं इनकरेज किया जाता। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ना बड़ा अजीब सा तरीका है। 15,000 भी नहीं देने आपने, 5,000 भी नहीं देने, को मिड में निकालें, यानी ना हवाई जहाज पे जा रहे हैं ना ट्रेन पे जा रहे हैं, आपने पता नहीं क्या करा लिया है। तो 15,000 का 60% जमा 5,000 का 40%, 11,000 एग्जैक्ट आ गया। ये भी एक तरीका है कैलकुलेशन का, ये तरीका इनकरेज नहीं किया जाएगा। कुछ एग्जामिनर्स ये तरीका भी लगाते रहे हैं, लेकिन आजकल लेटेस्ट ना ये वाला तरीका एक्सेप्ट हो रहा है। ये वाला तरीका को खास पसंद नहीं किया जा रहा, क्रॉस की बजाय नॉट रिकमेंडेड मैं कहूंगा।
ये जो तरीका है ना, ये कब लगा करेगा, ये सुन लें, ये तरीका तब लगेगा जब मल्टीपल ऑप्शंस हो, दो से भी ज्यादा। कैसे? अगर मैं जहाज पे जाऊं तो 15,000, अगर मैं अपना जेट तैयार करा लूं तो 20,000, अगर मैं जो है वो जाऊं ट्रेन पे तो 5,000, अगर मैं अपनी गाड़ी पे जाता हूं तो 8,000, अगर मैं बस पे जाता हूं तो 6,000। हम कहेंगे यार तू बता दे कौन सा 1,000 है तू, फिर तो हम पागल हो जाएंगे ना। फिर उसमें मोस्ट लाइकली को छोड़ दें, अगर 8-10 ऑप्शन दे दे पेपर में, ये, फिर शायद मेरे ख्याल से आपको लग रहा है ये वाला तरीका जरा ज्यादा बेहतर होगा। फिर कोई एक्सपेक्टेशन बीच वाले निकाल लें, सबको एवरेज लेके कुछ करने की कोशिश कर लें। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा जो एग्जामिनर्स आए ना 3-4, उन्होंने इस तरह सोल्यूशन दिया है। 1-2 एग्जामिनर्स ने इस तरह भी सोल्यूशन दिया था, लेकिन आजकल सारे एग्जामिनर्स इस तरह सोल्यूशन दे रहे हैं। लेकिन एक एग्जामिनर ऐसा भी आया था जिसने दोनों सोल्यूशन दिए थे, ये भी कर लो या ये कर लो बच्चे, तुम्हारी मर्जी है। उसने दो सोल्यूशन दिए थे कि इनको भी मैंने पूरे मार्क्स दिए हैं, इनको भी दिए हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसी पर रहें, कि क्योंकि 60% चांस है ना कि वो जहाज पे जाएगा, तो जाने दें जहाज पे टीचर को, आपको क्या मसला है। तो ज्यादा चांस क्या है किस पे जाएगा, जहाज पे जाएगा, और कम चांस क्या है किस पे जाएगा, ट्रेन पे जाएगा। तो बस ज्यादा चांस वाले की ही लाइबिलिटी बुक कर लें। तो ये कोई अजीब सी फिगर भी निकल सकती है 11,000 की, ना जहाज का किराया ना ट्रेन का किराया, ये अजीब सी फिगर है। ये मेरा मशवरा है, नॉट रिकमेंडेड। तो बेटर क्या है किस पे डाल दें, 15,000 पे लाइबिलिटी बुक कर दें, नॉट रिकमेंडेड। तस्वीर खींच लें। मैं ना सवाल खोलने लगा हूं, नॉट रिकमेंडेड एंड रिकमेंडेड। अगर लाइबिलिटी बुक करनी ही है तो एंट्री करें एक्सपेंस डेबिट 15,000 से, और बोले प्रोविजन क्रेडिट 15,000 से, 15,000 की लाइबिलिटी बुक कर लें। वैसे करनी क्यों है, क्योंकि 85% चांस है। केस हारने या जीतने किस पे डिसाइड होगा, ऊपर वाली लाइन पे। अच्छा, अब अगर हारने तो कितने पैसे देंगे, इस वाली लाइन को पढ़ के डिसाइड होगा। चलें सवाल ट्राई करते हैं। मोस्ट लाइकली वाला तरीका लगाया हमने कि एक्सपेक्टेड वैल्यूज ली हैं, मोस्ट लाइकली। अब घर जाके इसको नोट कर लीजिएगा बेशक, लेकिन मेरे ख्याल से नोट करने की जरूरत नहीं होगी, सवालों में भी काफी रिवीजन हो जानी है। 2 सवाल हम करते हैं इसके भी। पेज नंबर 227। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछूं। ये हमारा साल है, हादसा हुआ इस दिन, एम्प्लॉय ने केस किया इस दिन, लॉयर कहता है कि प्रोबेबल है, ठीक है। तो हादसा हुआ इस दिन, एम्प्लॉय ने केस किया इस दिन। अच्छा, इसमें भी लॉयर यही कहता है कि प्रोबेबल है। मुझे बताएं IS 10 और 37 की रोशनी में आप जवाब किस वाले पॉइंट पर देके आएंगे। There is no need of discussion of IS 10 here because IS 10 के साल के बाद तो एम्प्लॉय ने कुछ नहीं कहा, तो साल से पहले ही कह दिया। अब आप IS 10 के लिखे इट इज एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। ओ भाईजान, फायर भी उससे पहले होगी, एम्प्लॉय ने लिखी साल से पहले कर दिया, तो IS 10 को क्यों लगाऊं मैं। IS 10 तो तब लगता जब ये वाला सिनेरियो था। और IS 37 तो अल्लाह का शुक्र है दोनों में लगेगा। IS 37 क्यों लगेगा, प्रोबेबल। और IS 10 यहां क्यों नहीं लगेगा, बोले बिकॉज नथिंग हैड हैपेंड आफ्टर ईयर एंड। ईयर एंड के बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। ये ईयर एंड के बाद लॉयर ने प्रोबेबल बताया नहीं बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल ये, एम्प्लॉय ने कब केस किया है,
ईयर एंड से पहले। अगर एम्प्लॉय ने ईयर एंड से पहले केस कर दिया है तो क्या IS-10 की कोई तुक है? IS-10 की कोई तुक नहीं। तो IS-10 कब लगा करेगा? जब एक डेट पेपर में ईयर एंड से पहले की आ रही हो और एक डेट पेपर में, तो फिर कौन सा स्टैंडर्ड लगाया करना है? और साथ IS-37 तो लगा ही दिया करेंगे, वो तो एडजस्टमेंट पर डिपेंड करता है। तो अगर केस भी साल से पहले हो गया, आग भी साल से पहले लगी है, तो फिर तो IS-10 को लिख के आने की तुक नहीं है। वाई इट इज एडजस्टिंग इवेंट, वो वाली बातें करने की जरूरत नहीं है। डन। ये तो एक ऐसी बीच में बात आ गई। एक मिनट, ये सवाल कराने तो फिर पूछना। अ फैक्ट्री वर्कर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड वाज सीरियसली इंजर्ड ऑन 10 जून 15। हादसा कब हुआ? 10 जून 15 को, पेज 228। अ फैक्ट्री वर्कर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स वाज सीरियसली इंजर्ड ऑन 10 जून 15 ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस। Subsequent development in this matter are as follows. Page number 228. Subsequent development in this matter are as follows. On 26 जुलाई 15, ओ तेरी खैर, साल के 26 दिन बाद IS-10 लगेगा। IS-10 लगेगा। It relates to a circumstances that existed at balance sheet date. तो इसलिए साल के बाद अगर एम्प्लॉय ने केस कर दिया, अब ये दोनों डेट्स मुझे बताएं, ये डेट कब की है? साल से पहले की। और ये डेट, व्हाट डज इट मीन? इट मीन नहीं, 37 नहीं, 37 तो तब मैं देखूंगा जब लॉयर मुझे बताएगा प्रोबेबल है, पॉसिबल है या रिमोट है, और लॉयर बताएगा रिलायबल एस्टिमेट कितना है, तब IS-37 की बातें होंगी। फिलहाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि IS-10 के बारे में एक लाइन लिख के आनी है, तो क्या लिख के आएंगे? इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट, बल्कि ज्यादा तफसील में अगर आप लिखना चाहें तो वर्कर क्लेम आफ्टर द ईयर एंड, वर्कर क्लेम आफ्टर द ईयर एंड ना, 26 जुलाई, वर्कर क्लेम आफ्टर द रिलेट्स टू circumstances that existed at balance sheet date, therefore it is an, समझ आई बात की? आपको समझ आई? आपसे पिछले वाले भाई। तो हादसा कब हुआ? साल से पहले। क्या एम्प्लॉय सही सलामत था 30 जून को, या 30 जून से पहले को मसला हो चुका था? मसला हो चुका था। तो द filing of case after the balance sheet date relates to a circumstances that, तो ये थोड़ा सा IS-10 का टच आ जाएगा इसमें, थोड़ी सी चीनी ऊपर से डालनी है। असल तो सवाल IS-37 का है। द वर्कर फाइल्ड अ क्लेम फॉर 25 मिलियन। वर्कर ने मुंह खोल के कितने मिलियन मांग लिए? 25 मिलियन। वर्कर ने मुंह खोल के 25 मिलियन मांगा है। एंड एलेज्ड वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ ICL, और हमारे खिलाफ उसने कहा है कि सेफ्टी मेजर्स जो है वो तुम लोगों ने सही नहीं ली थी। द लॉयर ऑफ ICL एस्टिमेट दैट देयर इज ए 60% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड 12, देयर इज ए 40% लाइक्लीहुड दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड 8। मुझे बताएं, ये जो परसेंटेज है अमाउंट के साथ जुड़ी हुई है या केस हारने जीतने वाली है? ये जो परसेंटेज गिवन है, देखिए पर, ये जो परसेंटेज गिवन है अमाउंट के साथ जुड़ी हुई है या ये परसेंटेज केस हारने जीतने वाली है? ये निशानी हुआ करेगी इस परसेंटेज की कि ये अमाउंट के साथ जुड़ी होगी। ये निशानी हुआ करेगी इस परसेंटेज की कि ये अमाउंट के साथ जुड़ी हुआ करेगी। ये केस हारने जीतने वाली नहीं होगी। सबसे बड़ी निशानी इस परसेंटेज की, ये अमाउंट के साथ जुड़ी होगी। क्या मतलब साथ जुड़ी हुई है? 60% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड 12, 60% प्रोबेबिलिटी दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड 12 and 40% likelihood that court would award 8, और 40% चांस है कि कोर्ट कितने अवॉर्ड करेगा? 8। जिस तरह मैंने कहा था 60% चांस है कि मेरे 15,000 की टिकट होगी और 40% चांस है कि मेरी 5,000 की टिकट होगी, उस तरह का सिनेरियो है। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि वुड हैव टू पे का क्या मतलब है? वुड अवॉर्ड, अमाउंट वुड भी इतने कि केस तो मैंने हारना ही है, प्रोबेबल है, पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता। ये वुड अवॉर्ड का क्या मतलब है? देगा या नहीं देगा? देगा। तो इसलिए वुड अवॉर्ड से तो ये समझ लेना केस मैंने हारना है, तो ये तो प्रोबेबल हो गया। लेकिन ये परसेंटेज प्रोबेबल पॉसिबल वाली नहीं है, ये परसेंटेज रिलायबल एस्टिमेट निकालने के लिए है। अब आप मुझे बताएं जी, उसने क्लेम कितना किया? क्लेम
25। उस 25 में से प्रोबेबल निकालने के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। तरीका नंबर वन ये है, ज्यादा पैसे कितने देने का चांस है? 12। तो ये 12 प्रोबेबल हो गया, तो पॉसिबल 8 नहीं। यही तो गलती करते हैं बच्चे, अब पता नहीं 8 कहां से ले आते हैं। ओ यार, 15,000 और 5,000 में से जब एक चीज उठा ली तो दूसरी को फारक कराएं। 15,000 और 5,000 में से जब 15,000 उठा लिया तो वो जहाज से कराया देगा ना 15,000। अब 5,000 भी देगा? खुदा का खौफ करे, 5,000 उसने कहां से देने? 15,000 और 5,000 में से क्या उठाया था? 15। अब क्या 15 भी देगा, 5 भी देगा? पॉसिबल है कि 5 भी दे, 15 भी दे दे, 5 भी दे दे, 20,000 में कराची जा रहा हो? यार पागल है। लॉयर क्या कह रहा है? ज्यादा चांस है कि तुम 12 दोगे और कम और 40%, ये कम और ज्यादा वो वाला नहीं है कि हारने जीतने वाला। 60% चांस है कि तुम कितने दोगे? 12। और 40% चांस है कि तुम कितने दोगे? इसका मतलब है अगर 12 दे दिए तो वो 8 नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि 12 के अंदर वो 8 ऑलरेडी कवर्ड हैं। अगर तुमने 15,000 दे दिए तो क्या बचत हो जाएगी? बोले 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 बोले। अगर 15,000 दे दिए सर आपने, तो कितनी बचत हो जाएगी? 5,000 की बचत हो जाएगी ना। तो अगर आप सोच रहे हैं, अगर डीप सोचें, तो 15,000 दे दूंगा तो 5,000 से तो वैसे ही मेरी जान छूट जानी है। इस किस्म की बात होती है ये। अगर मैं कितने दे दूंगा, अल्लाह का शुक्र है 12 मिलियन, तो मुझे 8 मिलियन भी देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? अच्छा, बहरहाल 12 और 8 में से अब मैंने क्या देना है? ये 12 और 8 20 नहीं है खुदा के लिए, ये 8 उसी 12 में शामिल है, इस तरह समझ लें। तो या मुझे 12 देने पड़ेंगे या 8 देने पड़ेंगे। क्या डिसाइड किया आपने? मुझे 12 देने पड़ेंगे या 8? डिसाइड क्या किया आपने? मोस्ट लाइकली वाला उठाया या एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली हैं? मोस्ट लाइकली वाला उठाया। क्या देने पड़ेंगे? 12। लेकिन कोर्ट बाकी 13 देने को भी कह सकता है जो उसने मांगे हैं। उसने मांगे कितने हैं? 25। उसमें से मेरे लॉयर के मुताबिक मैंने कितने देने हैं? कितने और देने पड़ सकते हैं? 13। तो ये 13, 25 और 12 का डिफरेंस है। खुदा के लिए 8 को बीच में ना डालिएगा। एक और कैलकुलेशन हो सकती थी, वो जरा मुझे समझा दें क्या होती? वो होती 12 का, अच्छा इस कैलकुलेशन में फायदा होना था कि आपने 8 को इधर नहीं उठाना था, क्योंकि इस कैलकुलेशन में आपने 8 को यूज कर लेना था। 12 इंटू 60% जमा 8 इंटू 40%। अब ये निकालने के लिए मोस्ट लाइकली फिगर उठा रहे हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यूज? कितना? अब आपने कोई एवरेज सी निकाल ली ना। मैंने 12 देने हैं ना मैंने 8 देने हैं, मैंने इनके दरमियान में कितना देने हैं? 10.4। अब मैंने देने 10, उसने कितना मांगा? 25। 25 माइनस 10 14.6। कोई पॉसिबिलिटी है कि ये भी देना पड़ सकता है? हो सकता है जज सब कहते हैं ये भी देना पड़े, तो फिर आप 14.6 लें। खुदा के लिए कभी 8 को साइड पे ना लेके जाइएगा, ये बोंगी नहीं मारनी पेपर में। तो 8 को या 12 में से क्या उठाना है बोल दें। अब हमने क्या डिसाइड किया? 8 या 12 में से क्या उठाना है? अगर 12 दे दिया तो अल्लाह का शुक्र है 8 नहीं देना पड़ेगा, वो 8 उसी में शामिल है। तो 12 को इधर उठा लें, बैलेंसिंग 13। और हमने मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की है? मोस्ट लाइकली। डन हो गया। अब एंट्री बता दें। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 12 से। और इसकी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज कर दें। मैंने आपको बताया था जो अमाउंट बच जाया करे उसकी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी बना दिया करें। हो सकता है ये भी देने पड़े। उसने मांगे कितने हैं? बड़े मुश्किल तरीके से मैंने क्या सोचा कितने देने पड़ेंगे? 12। बाकी देने पड़ सकते हैं। डन हो गया। आगे बढ़ें। अच्छा यार, इसको लिख के कैसे आते हैं? इस सारी बात को लिख के कैसे आते हैं पेपर में? एक पेज आपको पता है किताब में अवेलेबल है, हाउ टू राइट इट डाउन। इसको लिख के कैसे आते हैं? पेज 246। एज ऑन 30 जून 2015 कंपनी शुड रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर, इधर भी वही सिनेरियो है, फॉर इंजर्ड एम्प्लॉय बिकॉज एट द रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ इंजरी सफर्ड फ्रॉम एक्सप्लोजन अकर्ड बिफोर ईयर एंड। ₹12 मिलियन
for the pending claim by worker is most likely that company would require to pay as advised by lawyer. Therefore, a provision should be recorded for an amount of rupees 12 million. ये पेपर में लिखने का तरीका है, इन सफों को ना कभी लिफ्ट कराएं घर में जाके। बाकी क्या रह गया? 13। मांगा किसने? मांगा कितना? देना कितने? कितना देना पड़ सकता है? 13। 13 के बारे में बताएं क्या लिख के आएंगे? फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 13 million. It is possible that an outflow will be required. Therefore, will be disclosed, giving brief nature of event and estimate of. आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें तो ये सफ़े हम यूज कर लिया करेंगे, ये सफ़े हम यूज कर लिया करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सोल्यूशन। डन। अच्छा भाइयों, ये दो नुक्ते आपको पता है चल रहे हैं। इन दो नुक्तों का मतलब क्या होता है कि ये जितना डाटा है सारा इसी एम्प्लॉय की इंजरी के बारे में भी चल रहा है। ये कोई नए सिनेरियो नहीं है। वैसे हर सवाल में ना अलग अलग सिनेरियो होते थे, लेकिन इसमें नए सिनेरियो नहीं है, इसमें एक ही सवाल है और उसी वर्कर की सारी बातें हो रही हैं। इसका मतलब है अभी हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है काम। चलाएं आगे। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ओहो तीसरा बंदा आ गया। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी द आईसीएल फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 18 million। हम खोल के इंश्योरेंस कंपनी पैसे मांग लिए क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने हमें ज्यादा लिफ्ट नहीं करानी थी। हमने कितने मांगे? किसी ने हमसे कितने मांगे? 25। हमने इंश्योरेंस कंपनी से कितने मांगे? 18। अब हमने केस कर दिया किसी के खिलाफ। अब एसेट साइड वाले रूल लगेंगे। रुपीज 18 million विच वॉज प्रिंसिपली एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ये IAS 10 का थोड़ा सा टच है, ये IAS 10 का थोड़ा सा टच है। 5 अगस्त को उसने माना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारे हाथ में होती हैं। ये थोड़ा सा IAS 10 का टच है कि द एक्सेप्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर ईयर एंड रिलेट्स टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। हादसा तो हो चुका था ना, देयरफॉर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। ये थोड़ा सा IAS 10 का टच है। आगे चलें, IAS 37 की तरफ फिलहाल आए वापस। IAS 10 पता कैसे चले करेगा? पेपर में आया है, जो डेट होगी ना साल के बाद वाली होगी, वहां से पता चलेगा एग्जामिनर कौन सा स्टैंडर्ड टेस्ट करना चाह रहे हैं। IAS 10। और अल्लाह का शुक्र हादसा हमारे साल हो चुका है, तो इसलिए साल के एंड पे कोई ना कोई मसला चल रहा था। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ICL फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 18 million व्हिच वाज प्रिंसिपली एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 14 million ओनली। जी अब हमने कितना क्लेम किया है? ये मिलने वाला है या जाने वाला है? मिलने वाला है। कितना? उसमें कितना वो मान गया है? 14। क्या है? वर्चुअली सर्टन। ICL is negotiating with the insurance company and it is probable, एक के साथ उसने लिखा है प्रिंसिपली एक्सेप्टेड। इसका क्या मतलब होगा? वर्चुअली सर्टन। एंड इट इज हाई चांस दैट ICL would recover a further 2 million. It is high chance that it will recover a further 2 million. इसको उठाओ। ये कहां लिखा हुआ है? would recover a further 2 million। बोले बोले एसेट साइड प्रोबेबल पॉसिबल, जल्दी जल्दी बताएं। प्रोबेबल पॉसिबल, प्रोबेबल पॉसिबल, इनफ्लो इज प्रोबेबल। तो कितना बच गया? 2। ये क्या है? कॉन्टिंजेंट एसेट। बाकी 2 के बारे में कमेंट बेशक ना करके आइएगा, छोड़िएगा परे। पॉसिबल उसको तो ना डिस्क्लोज करना है ना उसकी एंट्रीज करनी है। बाकी 2 को बेशक लिफ्ट ना कराइएगा। सबर सबर सबर, हौसला। एंट्री करवाएं। इसकी कोई एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं करवाएं। डेबिट कितना? 12। इधर एंट्री करवाएं। रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट कितने से? X 12 से। The reimbursement shall not be greater than provision। याद आ रहा है? मुझे याद करवाना पड़ेगा, मुझे याद करवाना पड़ेगा। 14 रुपए से एंट्री नहीं होगी प्लीज, 14 रुपए से एंट्री नहीं होगी, 14 रुपए से नहीं होगी। ओ यार लाल किधर गया है? रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट, पहले ये नोट कर लें। ये एंट्री 12 रुपए से होगी, 14 रुपए से नहीं होगी।
ये आपको मैं रीइंबर्समेंट के रूल जरा रिवाइज करा दूं, शायद आपको याद आ जाए। मैंने किसी को कितने देने हैं 12, अगले से कितने लेने हैं 14, अगले 2 रुपए ज्यादा दे दे उसकी मर्जी है, 2 रुपए 14 में से 12 2 रुपए ज्यादा दे दे उसकी मर्जी है, वो ये वाले 2 रुपए नहीं है, वो 14 रुपए हैं, तो 14 रुपए उससे मिलने ही मिलने हैं। लेकिन फिलहाल मैं रिसीवेबल कितना बुक कर लूं, क्योंकि स्टैंडर्ड का पैरा दिखाता हूं मैं आपको रीइंबर्समेंट वाला। बाकी 2 इंशाल्लाह जब अगले साल मिलेगा तो उससे इनकम में डाल लेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे बाकी 2 का। 14 में से जो 12 की एंट्री कर देंगे, बाकी 2 का कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन पेपर में लिख के आएंगे वर्चुअली सर्टेन इज 14, हाउएवर इट विल रिकॉर्डेड एट ओनली ₹12। डन। अच्छा, अब इसको पेपर में लिख के कैसे आना है, इस वाली साइड को पेपर में लिख के कैसे आना है, लिखने के लिए हमारे वही सफे हाउ टू राइट डाउन इन पेपर। जी मोहतरम, वर्चुअली सर्टन कितने हैं 14, वर्चुअली सर्टन कितने हैं 14। ये हाउ टू राइट डाउन वाले पेजेस हमारे पेज 247, वर्चुअली सर्टन 14 और कंटिंजेंट एसेट, वर्चुअली सर्टन 14 और कंटिंजेंट एसेट 2 रुपए। क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹14 इज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय इंश्योरेंस कंपनी। इधर 14 मुझे लिखने दें प्लीज प्लीज। क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ ₹14 इज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय इंश्योरेंस कंपनी, देयरफॉर इट विल बी टेकन एज वर्चुअली सर्टन। हाउएवर एन एसेट विल ओनली बी रिकॉर्डेड एट ₹12। उसकी वजह क्या है वो मैं नीचे आपको बताता हूं, वो मैं नीचे बताता हूं। ये किसकी बात होगी 14 और 12 रुपए की, पीछे क्या रह गया 2 रुपए मिलना प्रोबेबल है, ये कॉन्टेंजेंट एसेट है। इसके बारे में क्या लिख के आना है, डिस्क्लोज करना है या एंट्री करनी है। Recovery of the claim to the extent of ₹2 is probable. Therefore, a contingent asset will be disclosed, giving brief nature of event and estimate of financial effect. बाकी जो 2 रुपए है उसके बारे में नॉट प्रोबेबल या रिमोट वाला आप लिखना है ना चाहे तो लिख सकते हैं। पीछे रह गया ये रीइंबर्समेंट भी तो यहां लिखनी पड़ेगी। इसमें अब आप क्या लिख के आएंगे, रीइंबर्समेंट वाला सिनेरियो बन रहा है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं तो रीइंबर्समेंट वाला सिनेरियो बन रहा है। अब क्या लिख के आएंगे, नाउ कंपनी शुड रिकॉर्ड अ सेपरेट एसेट ऑफ ₹12 मिलियन। पहले तो पैरा 53 और 54 वाली ये बातें हैं। नाउ कंपनी शुड रिकॉर्ड अ सेपरेट एसेट ऑफ 53 मिलियन, नहीं सॉरी 53 कहां से 12 मिलियन इन दी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन दी स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ 12 may be presented net of reimbursement of 12. However, the amount recorded in respect of reimbursement shall not exceed the amount of, इस बात को मैंने ऊपर डलवा दिया था, however the amount of receivable shall not exceed the amount of provision. receivable की अमाउंट प्रोविजन की अमाउंट से बढ़ नहीं सकती। तो कितना मजे का सवाल है। इसमें पहले हमने प्रोविजन लिखी 12 रुपए वाली, फिर हमने 13 रुपए वाली, बोले 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 जल्दी बोले, कंटिंजेंट लायबिलिटी लिखी, फिर हमने 14 रुपए और 2 रुपए पर बोले 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 क्या लिखा, वर्चुअली सर्टन और कंटिंजेंट। लेकिन वर्चुअली सर्टन में एक थोड़ी सी तफसील थी, उसके लिए हमने अलग जगह यूज की। वो कौन सी जगह थी, रीइंबर्समेंट। तो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व थी, इसलिए कौन सा सिनेरियो आगे लिखा हमने, रीइंबर्समेंट वाला। अब किस समझ आ गई पेपर में लिखना कैसे है। ओके, आखिरी लाइन पढ़ लें सवाल की। ऑन रिप्रेजेंटेशन बाय लेबर यूनियन, लेबर के कुछ बंदे आ गए हैं। द मैनेजमेंट हैज अनाउंस्ड टू पे द अफेक्टेड वर्कर 15 लाख इन एडिशन टू कंपनसेशन डेट मे बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। कोर्ट जो पैसे देगा इसके अलावा भी तुम्हें 15 लाख दे देंगे। मैनेजमेंट ने ये अनाउंस कर दिया। अनाउंस नहीं किया, फिर क्या है, सोच रहे हैं पे करने का, या डिसाइड करके कम्युनिकेट कर दिया है, सोच रहे हैं पे करने का, तो क्या करें भाईजान। ये सफे आपने कभी देखे ही नहीं, हाउ टू राइट डाउन। यहां आप आके लिखेंगे नो लीगल और द ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट ऑफ ₹15 लाख is neither legal nor as the matter is
स्टिल अंडर कंसिडरेशन नहीं लिखना, भाईजान को कल भी इस्तेमाल करना है। इज एज द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू पे, अच्छा लफ्ज है, लेकिन वैसे स्टिल अंडर कंसिडरेशन भी अच्छा लफ्ज है क्योंकि बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, एज द मैनेजमेंट इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन डिस्कशन एंड नो फॉर्मल अनाउंसमेंट वाज मेड दैट मे क्रिएट अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, देयरफॉर नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर इज। ये तो लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ही नहीं है, तो लायबिलिटीज बुक करना तो दूर की बात है, इसकी भी कोई जनरल एंट्री, इसका डिस्क्लोजर भी नहीं होता बिकॉज देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेशन एंड नो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। डन। अच्छा, क्या क्या किया आज हमने? लिंक चीजों को किए, हाउ टू राइट डाउन, हमने सवालों में किए लिंक चीजों को, हाउ टू राइट डाउन। अच्छा, इसके बाद हमने IS गोइंग कंसर्न किया, IS 37 का नोट बनाया। इसके बाद हमने वो वारंटी के 4 सिनेरियोस किए हैं बुक से, मैं पेज नंबर वगैरह डाल दूंगा, ये किए। इसके बाद क्वेश्चन पास्ट पेपर 3 का या 4 का, 3 का 1। इसके बाद हमने 3 का 1 किया। उसके बाद क्या किया? ये वाला सवाल किया अभी, जो पेज नंबर पता नहीं किस पे था, नहीं ये पेज नंबर अभी पता नहीं किस पे था, पेज नंबर 228 वाला सवाल किया। और उसके बाद लिंक कराया चीजों को, हाउ टू राइट डाउन। कॉपी किया टीचर का सिनेरियो, चलें वो छोड़े परे, पता नहीं मैंने क्या क्या सोचा था। सही वाला ट्रांसफार्मर वाला सवाल किया, अब आपको सारा याद आ रहा है। ओवल वाला तो लिख दिया मैंने, पास्ट पेपर क्वेश्चन 3 का 1। ट्रांसफार्मर वाला सवाल किधर किया? यहां पे, ये ट्रांसफार्मर वाला सवाल किया। और हाँ बस, और हमने कुछ नहीं किया, पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था। ओवल तो लिख दिया ना, पास्ट पेपर क्वेश्चन 3 का 1 ये। ठीक है, अच्छा यार, अभी वीडियो आप क्लोज करो, तो पार्ट बी इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं।